बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है ईद मेरे साजन संग, जो कि लिखा है नाजिया कवल नाजी ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नावल। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कभी तो तुमको याद आएंगी तुमसे बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आते हो। खुशबू बनकर, आहट बनकर आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने कभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहीं है वो प्यार की कस्में, प्यार का वादा क्या हुआ। बेवफा ओ बेवफा, कभी तो तुमको याद आएंगी। वाह भाई वाह, पाकिस्तानी मौसीकी का भी जवाब नहीं। फुल वॉल्यूम में गूंजते इखलाक अहमद के इस खूबसूरत गीत पर बड़े मजे से झूमते हुए उसने अपने कमेंट्स पास किए और हाथ बढ़ाकर आवाज मजीद तेज कर दी। जितना तुमको अपना समझा उतना ही तुम बेगाने थे, हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने कभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कस्में, प्यार का वादा क्या हुआ। बेवफा ओ बेवफा, कभी तो तुमको याद आएंगे। आह, ये मोहब्बत भी बड़ी खराब शय है। मुफ्त में सारी उम्र का रोग गले पड़ जाता है। इंतहाई मगन अंदाज में पल के मूंदे वो फिर धीमे से बड़बड़ाई थी, जब अचानक एक जोरदार धमुका उसकी पीठ पर पड़ा और वो उछल कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। बेशरम, बेहया, कोई लिहाज ख्याल है तुझे कि नहीं? अरे कमबख्त, पूरा मोहल्ला नौजवान लड़कों से भरा पड़ा है और तू सारा सारा दिन मिरासियों की तरह ये मुआ डेक सुनती रहती है। दादू का अंदाज खासा जारहाना था। तभी वो मचल कर बोली, तो क्या करूं मैं? घर से बाहर निकलने पर आपने पाबंदी लगा दी है। मेरे दोस्तों को आप घर में घुसने नहीं देती। अब मैं डेक भी ना सुनूं तो और क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मर। 20 साल की हो गई मगर अक्ल नाम को नहीं आई इस लड़की में। अरे कमबख्त, कुछ आखिरत का भी सोच ले, क्या मुंह लेकर जाएगी खुदा के सामने? दादू जब गुस्से में आती थी तो फिर उन्हें खुदा ही खामोश करवाता था। इस वक्त भी उनकी अच्छी खासी तकरीर पर वो कदरे झुंझला उठी थी। तौबा है दादू, लोग तो अपने बच्चों को खुश देखकर मुसर्रत से फूले नहीं समाते। और एक आप हैं कि जब भी मुझे थोड़ा खुश देखती हैं फौरन आपकी पेशानी पर हजारों बल पड़ जाते हैं। न जाने किस जन्म की दुश्मनी है आपकी मेरे साथ। मैं कहती हूँ ज्यादा बकवास ना कर, एक तो इस बुढ़ापे में तुझे पका कर खिलाऊं, धोकर पहनाऊं, ऊपर से मोहल्ले वालों की शिकायतें भी सुनूं। क्यों मेरे साथ सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम कर रखा है तूने? आज तो दादू का गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वो कदरे ठिठक गई। जरूर मोहल्ले में किसी ने दादू से उसकी शिकायत की होगी, मगर किसने, वो सोचने लगी। अभी परसों ही उसने बंटी के साथ घर वापस आते हुए केले का छिलका सामने वाले मंसूर साहब के पांव पे फेंका था। मंसूर साहब यूं तो भले आदमी थे, मगर मुजन्नी की ऊट पटांग हरकतों से बड़े खाइफ रहते थे। इसीलिए अक्सर दादू से उसकी शिकायत करते रहते थे। तभी उन्हें सबक सिखाने के लिए मुजन्नी ने जानबूझकर केले का छिलका उनके पांव के नीचे डाल दिया था। नतीजतन वो बुरी तरह से फिसले और धड़ाम से जमीन पर आ गिरे थे, जिस पर मुजन्नी ने अपने नन्हे दोस्तों के साथ मिलकर उनका खूब रिकॉर्ड लगाया था। फिर कल ही दादू ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे घर में मुकीद कर दिया, तो उसे मंसूर साहब के हाल के मतलब खबर ना हो सकी। ताहम आज दादू का जलाल देखकर वो समझ गई थी कि इस बार उसकी शिकायत बड़ी सख्त हुई है। तभी वो कदरे ढीली पड़कर खामोश हो गई। खुदा जाने इस लड़की का क्या बनेगा, जरा जो इसे किसी का अदब व लिहाज हो। गजब खुदा का, बुजुर्गों को भी सताने से बाज नहीं आती। अब इस बुढ़ापे में मैं कमजोर जान भला किस किस को जवाब देती फिरूं। दादू की बड़बड़ाहट किसी तौर से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वो तुनक कर चिल्ला उठी, हाँ मुझ में लाखों ऐब हैं, क्या करूं, बिन माँ बाप की बेटी हूं ना। लोग तो मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। आप भी जी भर कर अपने दिल की भड़ास निकाल ले। आज अगर मेरे पापा जिंदा होते या मेरी मम्मी होती तो मैं देखती कि लोग कैसे मुझे अपने अताब का निशाना बनाते। मुंह बिसूर कर दुपट्टे के पल्लू से नाक रगड़ते हुए उसने अपना आखिरी दांव आजमाया था, जिस पर हमेशा की तरह दादू की करख्त चेहरे का तनाव खुद ब खुद ढीला पड़ गया। कदरे थके थके से अंदाज में वो करीब पड़ी कुर्सी पर ढह सी गई। वक्त ने एकदम उनके सारे जख्म उधेड़े डाले थे। पल दो पल ही बूढ़ी आंखें लबालब आंसुओं से भर आईं। तब कदरे निदामत में घिरी मुजन्नी अजहान ने कनखियों से उनकी तरफ देखा, फिर लपक कर उनके कदमों से लिपटती हुई बोली, आई एम सॉरी दादू, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। उसके माजरत ख्वाहाना लहजे पर जख्म जख्म सी दादू ने सुरत से अपने आंसू साफ किए।
پھر اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے نرمی سے بولی، بچی میں جو کہتی ہوں تیری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہوں۔ کل کو تو اگلے گھر جائے گی تو ہزار ذمہ داریوں کا بوجھ تیرے کندھوں پر آ پڑے گا، پھر کیا کرے گی تو بول؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی دادو، ہمیشہ یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر وہ قدرے مچلتی ہوئی بولی تو دادو کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تبھی وہ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی، پگلی ہے تو ارے بیٹیاں تو پرائی امانت ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ تجھ میں کوئی خامی رہے، کوئی یہ کہے کہ لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے تو دادی نے اپنی پوتی کی بہترین تربیت نہیں کی، کوئی تجھے ستائے، تجھے دکھ دے، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ دادو آپ لوگوں کی اتنی پرواہ کیوں کرتی ہیں؟ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، آپ پلیز میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ دادو کے مدھم لہجے پر قدرے جھنجھلا کر وہ ان کے گود سے سر اٹھاتی ہوئی بولی تو انہوں نے پھر اسے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ بنا، چل جا کر صحن میں ڈالے کپڑے سمیٹ لے، جانے کب بارش شروع ہو جائے۔ دادو خود کو خاصا سنبھال چکی تھی، تبھی وہ مطمئن ہو کر فرما برداری سے سر ہلاتی ہوئی باہر صحن کی طرف بڑھ گئی تو دادو چپکے سے اٹھ کر قریبی الماری میں پڑے بوسیدہ سے صندوق کی طرف چلی آئی۔ دل کی کیفیت اس وقت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پرانے صندوق کا بھاری ڈھکن اٹھا کر جس وقت انہوں نے اس میں سے اذہان حسن بخاری کی خوبصورت تصویر کا فریم نکالا تو پلکوں پر لرزتے ہوئے آنسو پھر سے گالوں پر لڑک آئے۔ نمدیدہ نگاہوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کی تصویر دیکھتے وہ جیسے ماضی میں کھوسی گئی۔ آج سے 22 سال پہلے زندگی ان پر کس قدر مہربان تھی۔ محل جیسے شاہ ولا میں جناب حسن علی بخاری کی محبوب بیگم اور اذہان حسن بخاری کی آئیڈیل ماں ہونے کا شاندار اعزاز انہیں حاصل تھا۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کی محبوب تھی بلکہ ان کے سسر شاہ اطہر عباس بخاری اور ساس نور بری بیگم بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ پرانی طرز پر تعمیر وسیع شاہ ولا جس میں حسن بخاری کے ساتھ جناب اطہر عباس بخاری کے چھوٹے بیٹے شاہ حسین عباس بخاری اور بیوہ بیٹی آسیہ خانم کی فیملیز بھی آباد تھیں۔ سکون و راحت اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ حسن بخاری کے اکلوتے فرزند اذہان حسن بخاری فرما برداری اور مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے۔ تبھی حسن بخاری اور ان کی بیگم روشن آرا کے فخر و انبساط کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کسی بھی تقریب یا بیٹھک میں اذہان حسن بخاری کی فرما برداری اور حسن سلوک کو مثال کے طور پر دہرایا جاتا تھا۔ زندگی اپنے ڈھب سے بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شاہ ولا پر دکھ کی کسی ہلکی سی پرچھائی کا سایہ بھی نہیں تھا، مگر پھر اچانک ایک ایسا بھوچال آیا، ان کی زندگی میں ایک دم سے ہی سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ اذہان حسن بخاری کو تعلیمی پیریڈ کے دوران ہی شنگھائی میں کوئی حسینہ پسند آ گئی اور وہ اپنی کسی مجبوری کے پیش نظر اسے اپنے نکاح کے بندھن میں باندھ کر پاکستان لے آئے۔ تاہم یہاں پہنچ کر جب انہوں نے اپنے اس جرأت مندانہ اقدام کی خبر اپنے والدین کو دی تو شاہ ولا کے در و دیوار جیسے لرز کر رہ گئے۔ شدید دکھ کا کوئی نیزہ جہاں روشن آرا بیگم کے جگر میں پیوست ہوا تھا وہیں باروب حسن بخاری کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے ہزار منتوں مرادوں کے بعد خدا سے پایا تھا، جسے کھانے کے لیے سونے کا نوالا اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک دی تھی، وہ جس کی زندگی کا ہر فیصلہ وہ خود کرتے آئے تھے، وہ جس کی شخصیت سے ان کی ہزار خوشیاں جڑی تھی، جس کے مستقبل سے ان کے سینکڑوں خواب بندھے تھے، ان کے اسی ہونہار اکلوتے بیٹے نے زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں انہیں لاتعلق رکھ کر ان کا سارا مان بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ تبھی شدید ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو فوراً طلاق دے کر شنگھائی واپس بھجوا دے، بصورت دیگر انہیں جائیداد سے عاق کر دیا جائے گا۔ مگر اذہان حسن بخاری بھی کال کے ایسے پکے نکلے کہ سارے عیش و آرام جائیداد کو ٹھوکر مار دی، مگر ماریہ بیگم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نتیجتاً شاہ ولا کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ یہاں اس المناک سانحے پر روشن آرا بیگم نے بہت واویلا مچایا، سب کے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر نتیجہ سوائے مایوسی کے اور کچھ نہ نکلا۔ خوشیاں اور سکون شاہ ولا سے جیسے روٹھ گئے، دکھ اور مصیبتوں نے جیسے شاہ ولا کی دہلیز پکڑ لی۔ آنسوؤں نے جہاں روشن آرا بیگم کی آنکھوں میں ڈیرا ڈالا وہیں مسکراہٹوں نے حسن علی بخاری کے ہونٹوں سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ تنہائی کے سخت عذاب کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ تصور بھی شدید اذیت کا باعث تھا کہ ان کے فرما بردار بیٹے نے ان کی برسوں کی محبت پر ایک کل کی لڑکی کے عشق کو ترجیح دی تھی۔ وہ جب بھی یہ سوچتے ان کا دماغ جیسے پھٹ سا جاتا، تبھی انہوں نے دل کو پتھر کر ڈالا، مگر اذہان حسن بخاری اپنے دل کو پتھر نہ کر سکے۔ آنکھ ہونے کے بعد جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ شنگھائی واپس آئے تو ان کا دل، ان کی خوشیاں، ان کا سکون ان کے ساتھ نہیں تھا۔ نتیجتاً وہ اپنی شادی کے فقط 2 سال بعد ہی سرطان کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے روٹھ گئے۔
ان کی موت کی خبر جب شاہ ولا پہنچی تو گویا ایک کوہرام مچ گیا۔ روشن آرا بیگم اور حسن بخاری کے ساتھ دیگر گھر والوں کے لیے بھی کائنات کا نظام جیسے اتل پتل ہو کر رہ گیا۔ دل کو پتھر کرنے والے حسن بخاری کا حال دیکھنے کے لائق تھا۔ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی تصویر سینے سے لگائے وہ کتنے ہی دنوں چپ چاپ روتے رہے، اور ایسے ہی ایک روز وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ ان کی ریلت کے یکے بعد دیگرے نور بھری بیگم اور شاہ اتر عباس بخاری کا بھی انتقال ہو گیا تو شاہ ولا میں ہر طرف سناٹے اتر آئے۔ یہ قیامت ابھی کسی طور تھمی بھی نہیں تھی کہ حسین بخاری کے بڑے بیٹے شاہ کیسر عباس بخاری کو اپنی ایک دور پرے کی کزن سے محبت ہو گئی، اور وہ اپنے والدین سے ضد کر کے ان کی باقاعدہ اجازت کے بعد اس لڑکی کو بیاہ کر شاہ ولا لے آئے۔ مگر یہاں ان کی والدہ سمیہ بیگم اس لڑکی کو کبھی دل سے تسلیم نہ کر سکی۔ اذہان حسن بخاری کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی ضد تو مان لی، مگر ان کی منتخب کی ہوئی لڑکی کو وہ کبھی اپنے دل میں جگہ نہ دے سکی۔ سونے پہ سہاگا ان کی ننند آسیہ خانم کی چال بازیوں نے کیا، جو اپنی اکلوتی نالائق بیٹی کو اذہان سے مایوس ہونے کے بعد اب شاہ کیسر کے سر تھوپنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر یہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ تو انہوں نے گویا دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے شاہ کیسر کی سیدھی سادی بیگم شاہینہ خان سے بیر باندھ لیا، اور اپنی بھاوش سمیہ بیگم کے ساتھ مل کر انہیں اتنا ستایا کہ وہ اپنی شادی کے فقط 1 سال بعد ہی ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ان کی وفات کے بعد شاہ کیسر جیسے بکھر سے گئے، تاہم 2 سال بعد جب سمیہ بیگم نے اپنے چھوٹے بیٹے شاہ توقیر عباس بخاری کی شادی طے کی تو بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے شاہ کیسر عباس بخاری کا نکاح بھی اپنی ممتا اور ننھے زین عباس نقوی کا واسطہ دے کر اپنی من پسند بھانجی فاطمہ بیگم سے کر دیا۔ یوں شاہینہ بیگم کے بعد فاطمہ بیگم شاہ کیسر عباس بخاری کی دلہن بن کر حسن ولا میں چلی آئیں، جس پر ابتدا میں آسیہ خانم نے بہت واویلا مچایا، اور اپنی بیٹی کو نظر انداز کیے جانے پر کئی ماہ تک وہ سمیہ بیگم سے بھی خفا رہی تھی، مگر اس بار سمیہ بیگم نے ان کے متعلق پرواہ نہ کی۔ شاہ ولا میں آنے کے بعد فاطمہ بیگم نے ابتدا میں سوتیلی ماؤں کی طرح ننھے زین عباس نقوی کو خوب ستایا، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر ہاسٹلوں میں رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ مگر 1 2 سال گزرنے کے بعد جب خدا نے فاطمہ بیگم کی گود کو خالی رکھا تو ان کے دل میں زین عباس نقوی کے لیے ممتا کا جذبہ بیدار ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ننھا زین اب ان سے اتنا خوف کھانے لگا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیتا۔ پھر چند سال مزید چپکے سے گزر گئے تو خدا نے فاطمہ بیگم کو فرحان عباس بخاری اور بیٹی ہمنا عباس کی صورت میں 2 پیارے بچوں سے نواز دیا، مگر اپنی اولاد پا کر بھی ان کا دل زین کی طرف سے بے چین رہتا تھا۔ ادھر اذہان کی وفات کے پورے 9 سال کے بعد روشن آرا بیگم کی بہو ماریہ شیرازی نے اپنے کسی جاننے والے کے ہاتھ ننھی سی مزنی اذہان کو یہ کہہ کر پاکستان واپس بھجوا دیا کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہے، لہٰذا ان کے بیٹے کی نشانی مزید سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ تب چھوٹی سی مزنی میں اپنے اذہان کو پھر سے پا کر وہ گویا زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی کی شاہ ولا میں سمیہ بیگم اور آسیہ بیگم کو مزنی اذہان کے ننھے سے وجود کا رہنا کسی طور گوارا نہ ہو سکا۔ تب مجبوراً روشن آرا بیگم کو شاہ ولا سے کوچ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی معصوم پوتی کی زندگی کو گرہن لگتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اسے لے کر اپنی پرانی حویلی چلی آئیں، جہاں خود کبھی انہوں نے بڑی شان اور بے فکری سے اپنا بچپن بتایا تھا، اور بس تب سے ہی وہ مزنی کے ساتھ یہیں قیام پذیر تھی، جہاں کوئی ان کی بہو کے کردار کو لے کر ان کی بے قصور پوتی پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھا۔ شاہ ولا کے مکینوں سے ان کی دعا سلام بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ سالوں کے بعد کبھی ادھر کا چکر لگاتی تو مزنی کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر خود مزنی بھی وہاں جا کر شدید بوریت کا شکار ہوتی تھی، کیونکہ وہاں اس کے ہم عمر سب بچے اپنی پڑھائی میں اس قدر مشغول ہوتے کہ کسی کے پاس اس کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دادو کے ساتھ اپنے ہی گھر میں اچھل کود کر کے ارد گرد کے لوگوں کو تنگ کر کے خوب خوش ہوتی تھی۔ کرکٹ کھیلنا، فل والیوم میں میوزک سننا اور دیواریں پھلانگنا اس کی زندگی کی روٹین کا حصہ تھا، اور وہ اسی میں بے پناہ خوش تھی۔ اس روز دوپہر میں خوب سونے کے بعد وہ عصر کے وقت جمائی لے کر اٹھی تو دادو کو اکلوتے کمرے کا سامان سمیٹتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج کل دادو کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تو دکھائی دیتی تھی، مگر وہ خود اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ جان نہیں پائی کہ دادو آج کل کن مصروفیات میں الجھی ہوئی ہیں۔ تبھی وہ بالوں کو فولڈ کر کے جوڑے کی شکل میں لپیٹتی ہوئی بولی، دادو یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟
हाँ, जल्दी से सामान समेटने में मेरी मदद करो। हमें शाम ढलने से पहले शाहविला पहुंचना है। इधर-उधर जल्दी-जल्दी हाथ चलाते हुए उन्होंने खासे मसरूफ अंदाज में जवाब दिया था। जब मुजन्नी ने चौंक कर पूछा, शाहविला? मगर क्यों दादू? उसके सवाल पर निगाह उठाकर दादू ने उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ होती बोली, तेरे बड़े ताया शाह कैसर अब्बास बुखारी की इकलौती बेटी की शादी है। लेकिन दादू मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप अकेली ही चली जाए ना प्लीज। बरसों बाद भी हसन मिला जाने का सुनकर उसका दिल कोफ्त में मुब्तला हो गया था। ताहम दादू इस वक्त उसके नाज उठाने के मूड में नहीं थी, तभी उसे डपटते हुए बोली, चुप कर, पागल हो गई है क्या? जवान जहान लड़की को मैं अकेले कैसे छोड़कर चली जाऊं? मैं अकेली कहाँ हूँ दादू, इतने सारे लोग तो हैं यहाँ। फिर मैं साथ वाले आपा नसरीन को बुला लूंगी अपने पास, प्लीज दादू। नहीं, चंद दिन की बात है, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। दादू ने अब के भी उसकी रिक्वेस्ट पर कतई कान नहीं धरे थे। चंद दिन? ओह नहीं दादू, परसों तो मेरा फाइनल मैच है और कल मैं खुद अपनी गुड़िया को मायूं बैठा रही हूँ। प्लीज दादू, हम लोग कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। दादू पर अपनी मिन्नत का कोई असर ना होते देखकर वो उनसे लिपट गई थी। फिर वो उसे डपटती हुई बोली, मेरा दिमाग खराब ना कर लड़की, जैसा कहा है वैसा कर। अभी ट्रेन छूट गई तो रात से पहले पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दादू ने भला पहले उसकी जिद को कब अहमियत दी थी। मजबूरन उसे ही अपनी खुशियों का गला घोंट कर शाहविला जाने की तैयारी करना पड़ी। शादी के लिए उसके कपड़े वगैरह तो दादू पहले ही बनवा चुकी थी, लिहाजा वो बड़ी बेफिक्र होकर उनके हमराह चली आई। ट्रेन के मुख्तसर से सफर के बाद वो लोग प्लेटफॉर्म पर उतरे तो वहां पहले ही एक खूबरू सा नौजवान उन्हें रिसीव करने के लिए मुंतजिर खड़ा था। मुजन्नी तो उसे पहचान नहीं सकी, अलबत्ता दादू उसकी पुकार पर जरूर निहाल हो गई। तभी उसके भारी सूटकेस उठाने पर फिदा होती हुई बोली, जीते रहो बेटे, तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही शाहविला पहुंच जाती। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी। तभी इनकिसारी से बोली, तो उस अजनबी नौजवान के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। आप भी कमाल करती हैं बड़ी माँ, भला आपके काम आकर मुझे तकलीफ क्यों होगी? मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। अपनी गाड़ी की तरफ रहनुमाई करते हुए वो खालिस अपनायत भरे अंदाज में बोला तो दादू के लबों पर मजीद दुआया कलमात जारी हो गए। मुख्तसर सी ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक झटके से शाहविला के सामने आकर रुक गई। वसी रकबे पर फैला संगमरमर की दिलकश टुकड़ियों से तामीर दीदा जेब शाहविला यकीनन अपनी खूबसूरती में जदीद तर्ज तामीर के साथ आज भी बेमिसाल था। मुजन्नी तो इतना खूबसूरत घर देखकर शॉक्ड ही रह गई। फरहान अब्बास अपनी गाड़ी लॉक करने के बाद उसके पास आकर रुका, फिर खंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए बोला, अब अंदर चलें? उसके कहने पर मुजन्नी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसे आगे बढ़ता देखकर अपनी बेइख्तियारी पर लानत भेजती हुई खुद भी तेज तेज कदम उठाती हुई दादू के हमरा घर के अंदर चली आई। शाहविला अपनी शानो शौकत में जितना दीदा जेब बाहर से था, अंदर से उसकी खूबसूरती उससे भी कहीं बढ़कर थी। गेट के एक तरफ सरसब्ज और शादाब हजारों फूलों से महकता खूबसूरत लॉन, तो दूसरी जानिब अमरूद, अनार और अंगूर की बेलों से सजा छोटा सा बाग वाकई देखने के लायक था। मुजन्नी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। ताहम वो लोग ड्राइव वे को अबूर करके वसी हॉल में आए तो वहां एक तरफ बैठी नौजवानों की टोली मुजन्नी को देखते ही खुशी से उछल पड़ी। दादू बच्चों के सर पर प्यार करने के बाद घर के बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जो हो गई, तो मुजन्नी भी सब बड़ों को सलाम करने के बाद दादू की हिदायत पर वहीं यंग पार्टी के दरमियान सोफे पर आ बैठी। हेलो मुजन्नी, मुझे लाला रुख कहते हैं और मैं आपके चचा तौकीर अब्बास बुखारी की इकलौती और लाडली बेटी हूँ। सबसे पहले जिस लड़की ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो लाला रुख ही थी। जवाब में मुजन्नी ने भी मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। थैंक्स। अब मेरा ख्याल है कि इस घर की दूसरी मखलूक से भी आपका तारुफ हो जाए, तो ये मोहतरम जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म से पिक किया है, दुनिया की 10वें अजूबे को लोग फरहान अब्बास के नाम से जानते हैं। मौसूफ आर्मी में कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और बदकिस्मती से इन्हें मेरे फियांसे और आपके तायाजाद होने का शानदार आजाज भी हासिल है। बाकी हमनाबाजी के तारुफ की तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी तो शादी हो रही है। अलबत्ता मेरे दो अदद बड़े खूबसूरत से भाई हैं जो बिजनेस में पापा का हाथ बटा रहे हैं, उनसे तुम रात के खाने पर मिल लेना। उसके अलावा जो मखलूक यहाँ बैठी हुई है, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। मुजन्नी, यकीनन तुम यहाँ बहुत इंजॉय करोगी। लाला रुख अपने नाम की तरह अपने कलाम में भी बेमिसाल थी। तभी वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती हुई उसकी फ्रेंड से हेलो हाय करने लगी। ओके लाला, तुम मुजन्नी को कंपनी दो, तब तक मैं चंद जरूरी काम निपटा कर वापस आता हूँ। तारुफी मराहल के फौरन बाद ही फरहान वहां से उठ गया था। ताहम लाला रुख ने उस रात मुजन्नी से खूब बातें की। फकत एक ही रात में उनके दरमियान गहरी दोस्ती का मजबूत बंधन कायम हो चुका था। बिलाशुबह ये रात उसके अपने घर में बसर होने वाली रातों से कतई मुनफरिद थी।
अगली सुबह लाला रुख की आंख खुली तो उसने फजर की नमाज अदा करने के बाद बेखबर सोई हुई मुजन्नी को भी झिंझोड़ कर जगा दिया और उससे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ही लॉन की तरफ ले आई। वाह, सुबह के वक्त ये लॉन कितना प्यारा लगता है लाला। क्या ये इतने प्यारे फूल तुमने यहाँ लगाए हैं? वो इतनी सुबह उठने की आदी नहीं थी, मगर लाला की शरारत पर नाचार उठकर लॉन की तरफ आई तो ठंडी ठंडी मुअत्तर हवाओं और रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसकी तबीयत वाकई फ्रेश हो गई। एक एक फूल को हाथ से छूकर उनकी खुशबू और खूबसूरती महसूस करती हुई वो गोया मदहोश हो रही थी। जब लाला रुख ने उसे मुस्कुरा कर बताया, मुजन्नी मैं कहाँ इतनी बौजौक हूँ, ये खूबसूरत रंगारंग फूल ये सब जैन भाई की मेहनत और मशगले का नतीजा है। असल में जैन भाई को इन पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। पता है, उनकी इजाजत के बगैर कोई यहाँ से एक फूल भी तोड़ ले तो उसकी शामत आ जाती है। अच्छा, वैसे क्या चीज है तुम्हारे ये जैन भाई? वो लाला से एक और फर्द के मुतालिक सुनकर वाकई हैरान हुई थी। जब लाला ने उसे फिर बताया, ओह मुजन्नी, उनके मुतालिक तो कुछ ना ही पूछो। बड़ी थानेदार किस्म की नेचर है उनकी। ईमान से जब भी हम में से किसी की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं तो हमारा एक पाँव खून खुश्क हो जाता है। अमेजिंग, लेकिन कहाँ होते हैं तुम्हारे ये जैन भाई? उसे वाकई लाला की गुफ्तगू लुत्फ दे रही थी। तभी फलक शिगाफ कहका लगाकर पूछा तो लाला रुख ने उसे बताया, आजकल तो खारिया में होते हैं, डॉक्टर है ना, वहीं पोस्टिंग हुई है उनकी, लेकिन एक दो रोज में घर वापस आने वाले हैं। फिर तुम देखना हमारा कैसे खून खुश्क करते हैं। लाला रुख के लब अब भी मुस्कुरा रहे थे। यकीनन वो भी इस गुफ्तगू को एंजॉय कर रही थी। कमाल है यार, डॉक्टर होकर थानेदारी करते हैं। वेरी स्ट्रेंज। मुजन्नी ने फिर हल्का सा कहकहा लगाया और लॉन की दूसरी साइड पर लगे अमरूद और अनार के पौधों की तरफ दिलचस्पी से देखती हुई बोली, ये अमरूद और अनार भी उन्होंने लगाए हैं? नहीं, ये खालिसतन मेरी और फरहान की कोशिश है, क्योंकि मुझे अमरूद और अंगूर बेहद पसंद है और फरहान को अनार। जबरदस्त, मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। वहाँ बंजराए खुर्द में ना हमारे घर के करीब ही फजलू बाबा का बाग है, उन्हें मैं बहुत तंग करती हूँ। बेचारे साल के 12 महीने मुझसे आजिज ही रहते हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने खुद ही छोटा सा कहकहा लगाया था, जिस पर लाला रुख ने भी उसका साथ देने में कतई कबाहत महसूस नहीं की। मुजन्नी, तुम अपने बारे में मजीद कुछ बताओ। कैन की चेयर पर मुजन्नी के रूबरू बैठते हुए लाला रुख ने पूछा था। जब वो मुस्कुराती हुई बोली, क्या बताऊं यार, मेरे मुतालिक तो तुम सब कुछ पहले ही जानती हो। फिर भी मुजन्नी, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारी एक्टिविटीज, तालीम, शब रोज की मसरूफियात, उनके मुतालिक कुछ बताओ। लाला रुख के सवाल पर मुजन्नी फिर से खिलखिला उठी थी, ताहम जल्दी अपनी हंसी पर कंट्रोल करती हुई बोली, अपनी जिंदगी में तो ऐश ही ऐश है लाला। सुबह दिन चढ़े उठती हूँ तो नाश्ता तैयार मिलता है, खा पीकर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती हूँ। फिर कभी फजलू बाबा के बाग में कच्चे फलों का नाश करते हैं तो कभी क्रिकेट खेलते हुए मोहल्ले वालों की खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं। ईमान से लाला, अपनी तो बड़े मजे की जिंदगी है। ये तो है, लेकिन बड़ी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती? माशाअल्लाह, अब तुम खासी समझदार हो गई हो। तो क्या हुआ? दादू की सुनता कौन है? मुजन्नी की बेनियाजी अपने उरूज पर थी जब लाला ने उसे पूछा, सुनो, क्या जिंदगी में तुमने कभी कोई चोट खाई है? लाला रुख का लहजा यकलख्त ही बदल गया था, जिस पर वो कदरे चौंक कर उसकी तरफ देखती हुई पुरजोश लहजे में बोली, कोई एक चोट? 20 चोटें खाई हैं मैंने। अभी परसों ही घर की दीवारें फलांगते हुए अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। देखो, पूरा बाजू छिल गया है मेरा। ये कहते हुए उसने अपनी जख्मी कोहनी लाला रुख के सामने कर दी तो वो उसकी सादगी पर धीमे से मुस्कुरा कर बोली, मैं उस चोट की बात नहीं कर रही हूँ मुजन्नी, मैं दिल की चोट की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बहुत बार हुआ। पहले तो अपनी दादू से हुआ, फिर उनके अपने पापा से, फिर मेरा एक दोस्त है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वो भी बहुत शरीर है। पता है, जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो अपने घर की बैठक के दरवाजे में खड़ा खासी हैरानगी से मुझे देख रहा था। मैं उसे बताकर आई थी ना। खैर, अब तो मुझे तुमसे भी बहुत प्यार है। मुजन्नी, मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रही। मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें कभी किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ? लाला रुख उसकी तफसीली जवाब पर जहाँ कदरे झल्लाई थी, वहीं मुजन्नी ने कदरे हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है जैसा कहानियों और फिल्मों में है? हाँ, मुजन्नी की फैली आंखों में दिलचस्पी देखते हुए लाला रुख ने इस बात में सर हिलाया था। सॉरी, अपने पास इस फजूल काम के लिए वक्त नहीं है। लाला रुख का मुद्दा जानकर उसने बड़ी सहूलियत से इनकार किया था। कमाल है, मोहब्बत फजूल काम कैसे हो गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इसमें कतई इंटरेस्ट नहीं है। खैर, अब अंदर चलो, दिन काफी निकल आया है। मुजन्नी ने कतियत से कहते हुए बात का रुख भी पलट दिया, तो लाला रुख भी सर्द आ भरकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अंदर दादू अपने बिस्तर पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी, लिहाजा वो लॉन से उठकर सीधी उन्हीं के पास चली आई। दादू, यहाँ पर तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा,
ज्यादा पर पुर्जे निकालने की जरूरत नहीं है, जरा तमीज से रहना, मेरी नाक ना कटवा देना। तौबा है दादू, आप तो हमेशा मुझसे शाकी ही रहती हैं। हालांकि मैंने कल से कोई एक भी गलत हरकत नहीं की। बाहर लॉन में पके अमरूद लगे देखकर मेरे पाँव में बड़ी देर तक खुजली होती रही, मगर आपका फरमान याद था, इसीलिए कल से खासा सब्र किए बैठी हूँ। अपनी और लाला रुख की गुफ्तगू वो कतई बोल कर गई थी। तभी दादू ने इस बात में सर हिलाकर गोया उसके लफ्जों की तस्दीक की सनद अता की। घर के लोग हनूज शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। अगले रोज फरहान से भी अच्छी खासी हेलो हाय हो चुकी थी और लाला रुख के डैशिंग से भाई एहसन अब्बास से भी। लाला का बड़ा भाई सनवान शहर से बाहर था, लिहाजा उसके दर्शन से वो ताहाल महरूम थी। छुट्टी का दिन था, लिहाजा सब लोग घर पर ही थे। दादू और घर के दीगर बुजुर्ग बच्चों के घर पर होने के बायस हमना के साथ शॉपिंग की गरज से मार्केट की तरफ निकल गए थे और उनकी गैर मौजूदगी के इस नादिर मौके को नौजवान पार्टी ने पूरा पूरा फायदा उठाते हुए घर के वसी लॉन में क्रिकेट मैच रख लिया। फरहान और मुजन्नी ए टीम जबकि लाला रुख और एहसन बी टीम में बट गए। पहली बारी लाला रुख और एहसन ने खेली, मगर दोनों ही जल्दी आउट हो गए। तब मुजन्नी और फरहान ने विकेट संभाल ली और अब इन दोनों के शानदार स्ट्रोक देखने लायक थे। दोनों ही इस मैदान के मंजे हुए खिलाड़ी थे, लिहाजा बॉलिंग करवा कर लाला रुख और एहसन की हालत खराब हो गई, मगर दोनों में से कोई भी आउट होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी स्नाह में एहसन की बॉल पर मुजन्नी ने जबरदस्त शॉट लगाया और गेंद खासी तेजी के साथ लॉन में दाखिल होते थके थके से जैन अब्बास नकवी की कशादा पेशानी से जा टकराई। तकलीफ की एक शदीद टीस के साथ उसने फौरन अपना दायां हाथ पेशानी पर रखा, फिर जरा सा गर्दन मोड़कर खासी गुस्सैली निगाहों से लॉन में मौजूद फरहान, एहसन, लाला और मुजन्नी की तरफ देखा, जो अब मुजस्समा बने कदरे शर्मिंदा निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। ओह गॉड, ये तुमने क्या कर दिया मुजन्नी की बच्ची, अब यकीनन हम में से किसी की खैर नहीं। लाला रुख के चेहरे का रंग एकदम से फक हो गया था, जबकि एहसन और फरहान बालों में हाथ फेरते हुए चुपके से अंदर खिसक गए। अरे तुम्हें क्या हो गया, हमने कोई जानबूझकर बॉल थोड़ी फेंकी है उन पर। मुजन्नी की बेनियाजी देखने लायक थी, तभी वो बड़े बड़े कदम उठाता उनके सर पर पहुंच गया। ये क्या हरकत थी लाला, तुम कोई दूध पीती बच्ची हो जो हर बात के लिए तुम्हें खास तौर पर समझाना पड़े। चेहरे के साथ उसका लहजा भी खासा करक था। तभी लाला की लरजती टांगों को देखकर मुजन्नी ने दीदा दिलेरी से उसे कुछ कहने की कोशिश की तो वो उसे बुरी तरह डांटते हुए बोला, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, समझी आप। आज तक उसने शोला सी लपक वाले लहजों का सुना और पढ़ा था, अमली मुशाहिदा पहली बार हो रहा था। तभी दुबक कर चुप हो गई। इस घर में जिसे देखो बच्चा बना दिखाई दे रहा था। पता नहीं इन्हें कब अक्ल आएगी। बॉल को जोर से लाला रुख के पांव के करीब पटक कर वो तेज तेज कदम उठाते अंदर की जानिब बढ़ गया तो लाला रुख की कब से रुकी सांसों का सिलसिला बहाल हुआ। तभी वो मुजन्नी के सुर्ख चेहरे की तरफ देखते हुए कदरे शर्मिंदा लहजे में बोली, सॉरी मुजन्नी, मैंने तुम्हें जैन भाई के बारे में बताया था, उनकी आदत है, प्लीज तुम माइंड मत करना। ओके, अब कमरे में चले। हाँ चलो। उसके नॉर्मल अंदाज पर लाला रुख ने गोया सुकून का सांस लेते हुए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जबकि अंदर लाउंज में जैन अब एहसन और फरहान की क्लास ले रहा था। अगले रोज की सुबह का सूरज निकला तो मुजन्नी की आंख खिलाफे तवक्को जल्दी खुल गई। वो यहाँ नानू की बजाय लाला रुख के असरार पर उसी के कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी, लिहाजा बिस्तर से उठकर लाला के कमरे की खिड़की से बाहर लॉन का दिलकश नजारा करते हुए ठिठक गई। जैन इस वक्त गालिबन जॉगिंग से वापस लौटा था, तभी लॉन में कैन की चेयर पर ढीले ढाले अंदाज में बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। दोनों बाजू गर्दन के पीछे बांधे सुर्ख डोरों वाली बादामी आंखें नीले आसमान की वसतों पर जमाए वो अपने आप से कतई बेनयाज कदरे निढाल दिखाई दे रहा था। जाने उसके दिलकश सरापे में ऐसा क्या था कि मुजन्नी बेसबब ही खिड़की में खड़ी उसे काफी देर तक महवियत से तकती रही। खैरियत, ये इतनी सुबह सुबह यूं महवियत से किसे देखा जा रहा है भाई। लाला रुख कुरान पाक की तिलावत के बाद उसे खिड़की के पास खड़ा देखकर उस तरफ चली आई। तभी वो चौंक कर मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे जैन भाई को देख रही थी। वैसे इन्हें ये चोरी चोरी देखने पर तो कोई जुर्माना नहीं है ना। कल तक तो नहीं था, आज से शायद लागू हो जाए। लाला रुख के फ्रेश लहजे पर पड़ने वाला मुजन्नी का कहका बड़ा जानदार था। सोने पे सुहागा लाला रुख की खिलखिलाहट ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। यही वजह थी कि लॉन में गुमसुम बैठे जैन अब्बास नकवी ने फौरन चौंक कर उनकी तरफ निगाह की थी, लेकिन उसके यूं देखने पर मुजन्नी ने बजाय घबराने के उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में हाथ हिला दिया। जवाबन वो उसकी जिसारत पर उठकर दांत पीसता हुआ अंदर अपने कमरे की तरफ चला गया। तौबा है मुजन्नी, तुम्हें जैन भाई से डर नहीं लगता? लाला रुख जैन के माथे की त्योरियां देखकर घबरा गई थी, ताहम मुजन्नी पर उसके गुस्से का मुतल्लिक असर नहीं हुआ।
तभी वो बेफिक्री से खिलखिलाती हुई बोली, तुम्हारे जैन भाई से डरती है मेरी जूती, तुम देखना मैं कैसे उनके सारे अकड़ निकालती हूँ। वो अपने कॉल की पक्की थी और ये बात लाला रुख बहुत अच्छी तरह जानती थी, लिहाजा उसके दावे पर गहरी सांस भरकर वापस बेड की तरफ चली गई। ये उसी रोज शाम की बात थी कि जैन अपने किसी जरूरी काम से फारिग होकर घर वापस लौटा तो लॉन में ही उसका टकराव फिर से मुजन्नी के साथ हो गया। वो जितना इस लड़की से खार खाता था वो उतना ही उसके सामने आती थी। इस वक्त भी वो अंधाधुंध तेजी से भागती हुई जैन की गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। अगर वो ऐन वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो ऐन मुमकिन था कि आज वो उसकी गाड़ी से कुचली जाती। तभी वो शदीद इश्तियाल के आलम में गाड़ी से निकला, फिर उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर एक जोरदार तमाचा उसके बाएं गाल पर रसीद करते हुए दरिश्तगी से बोला, तुम्हारा बचपना कभी खत्म होगा कि नहीं? तुम क्यों मेरी जान का अजाब बनी हुई हो? मुजन्नी तो अभी इसके थप्पड़ से नहीं संभली थी, ऊपर से उसके ऐसे अल्फाज। शदीद आहानक के एहसास से उसकी आंखें सुलग उठी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खरी खरी सुनाकर दिल की भड़ास निकालती, जैन की निगाह उसकी झोली से गिरने वाले मोतिया के ताजा फूलों पर पड़ी। उसका दिमाग जैसे सनसना कर रह गया। यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से एक फूल भी तोड़ो? वो इस वक्त अपने आप ही से मुकम्मल बाहर हो रहा था, तभी उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ते हुए पूछा तो मुजन्नी भी खामोश ना रह सकी और उसे चिढ़ाने को कतई तल्ख लहजे में बोली, मिस्टर जैन अब्बास बुखारी, मुजन्नी अजहान को अपनी मनपसंद चीज हासिल करने के लिए कभी किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। शट अप, ये फूल यहाँ मैंने लगाए हैं और मैं अपनी चीजों को बेदर्दी से इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं देता, समझी तुम? फुनकारते हुए लहजे में कहकर वो उसे यूं ही बाजू से थामे तकरीबन खींचता हुआ दादू के पास ले गया और एक झटके से उसे दादू के बेड पर फेंकते हुए खुश्क लहजे में बोला, अपनी पोती को समझा कर रखें बड़ी माँ, मैं अपने घर में उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। ये कहता हुआ वो लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुजन्नी इतने लोगों के दरमियान अपना तमाशा बन जाने पर सुलग कर रह गई। अजीब दरिंदा सिफत इंसान था कि उसे नाजुक रिश्तों की पासदारी का भी लिहाज नहीं था। अगले रोज शाहविला में हमना अब्बास का मायूं था, जिसके बायस पूरे घर में दूर दराज के रिश्तेदारों की वजह से चहल पहल का राज हो गया। ताहम मुजन्नी ने उस रोज के बाद खुद को खासा मोहतात कर लिया था, इसीलिए मायूं की तकरीब में एक कदरे फैशनेबल तेज तर्रार लड़की आसिया खानम के साथ आकर उसकी तरफ देखती हुई बोली, अच्छा तो ये है मुजन्नी, यानी अजहान मामू की इकलौती निशानी। वो हैरानगी से उस चेहरे की तरफ देखती रह गई। कुलिये के साथ उसका लहजा भी कदरे अजीब था, मगर मुजन्नी ने उसे पहले शाहविला में नहीं देखा था, लिहाजा वो चाहकर भी उसके लफ्जों का मफहूम समझने या उसे कोई जवाब देने से कासिर रही। थोड़ी देर बाद लाला रुख उसके पास आई तो मुजन्नी खुद को उस लड़की के मुताल्लिक पूछने से रोक नहीं सकी। जवाबन लाला रुख ने उसे जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर वो वाकई शॉक्ड रह गई। लाला रुख ने उसे बताया, मुजन्नी ये सहरिश थी, आसिया दादू की लाडली नवासी। दरअसल आसिया दादू जब बेवा होने के बाद अपनी 6 साला बेटी सानिया के साथ शाहविला आई तो सभी ने उन्हें सराखों पर बिठाया था ताकि वो अपने मरहूम शौहर को याद करके दुखी ना हो, लेकिन आसिया दादू ने उसका गलत फायदा उठाते हुए शाहविला में अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। सानिया पुप्पू के बचपन में ही उन्होंने उनकी निस्बत अजहान अंकल के साथ तय कर दी, लेकिन बालिग होने के बाद जब अजहान अंकल को शंघाई में मारिया आंटी से मोहब्बत हो गई तो वो उन्हें ब्याह कर शाहविला ले आए, जिसकी वजह से अच्छा खासा झगड़ा पैदा हो गया। ताहम इस तूफान में बड़ी माँ और हसन दादा ने अजहान अंकल को खो दिया। तब आसिया दादू ने अजहान अंकल से मायूस होने के बाद बड़े ताया कैसर अब्बास से सानिया का रिश्ता जोड़ दिया, मगर कैसर अब्बास भी सानिया पुप्पू की ओछी हरकतों के बायस उनसे निकाह करने को तैयार ना हुए और उन्होंने भी सानिया पुप्पू से दामन बचाने के लिए अपनी एक दूर दराज की कजिन शाइना आंटी से निकाह कर लिया। शाइना आंटी गरीब घर की बेटी और तबीयत में बेहद सादा खातून थी। तभी आसिया दादू ने कैसर ताया को सबक सिखाने के लिए शाइना आंटी के खिलाफ साजिशें करके उन्हें बड़े अब्बा और दीगर घर वालों की नजरों में गिराना शुरू कर दिया। वो उन पर जुल्म करती और घटिया इल्जामात भी लगाती, मगर शाइना आंटी ने अपनी अच्छी फितरत के बायस कभी पलटकर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन आसिया दादू और समिया दादू के हौसले बढ़ते गए और उन्होंने जिंदगी की एक एक सांस शाइना आंटी पर भारी कर दी। फकत 1 साल में वो हड्डियों का ढांचा बन गई। उनकी मजीद बदनसीबी ये कि जब उन्होंने जैन भैया को जन्म दिया तब कैसर ताया शहर से बाहर थे और इधर शाइना आंटी का केस इंतहाई सीरियस हो गया था। खून की तो उनमें पहले ही बहुत कमी थी, ऊपर से उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया गया। नतीजतन उन्होंने यहीं शाहविला में एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दी। उनकी वफात के बाद आसिया दादू को फिर से उम्मीद हो गई कि शायद अब कैसर ताया उनकी बेटी सानिया से शादी कर लें
اور وہ شاہولہ پر حکمرانی کریں، مگر ایک مرتبہ پھر ان کی امیدیں خاک میں مل گئیں اور سمیہ دادو نے کیسر تایا کی شادی اپنی لاڈلی بھانجی فاطمہ آنٹی سے کر دی، جس پر آسیہ دادو کا ان سے خوب جھگڑا ہوا اور وہ کئی ماہ تک ان سے خفا بھی رہی۔ بہرحال فاطمہ آنٹی نے ابتدائی دنوں میں زین بھیا کو بہت ٹارچر کیا، جس سے وہ ان سے شدید بددل ہو گئے۔ ادھر آسیہ دادو نے ثانیہ پھپھو کی پسند سے ان کی شادی طے کر دی، مگر وہ 1 سال بعد ہی طلاق لے کر شاہولہ واپس آ گئی۔ 3 سال کے بعد آسیہ دادو نے ان کی دوبارہ شادی کر دی، مگر ان کی 2 سالہ بیٹی سہرش کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وقت اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہا ہے مزنی۔ سہرش پھوڑ پن اور مکاریوں میں اپنی ماں اور نانو سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، مگر آسیہ دادو اسے زبردستی زین بھیا کے سر تھوپنے پر بضد ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بار سب گھر والے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں آسیہ دادو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے زین بھیا کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج لالا رخ نے اس پر جن حقیقتوں کو منکشف کیا تھا وہ یہ سچائی دادو سے کبھی نہیں جان پائی تھی۔ وہ شوق نگاہوں سے یک تک لالا رخ کے ہلتے ہونٹ دیکھتی رہی۔ زین بھیا سہرش کی وجہ سے بہت ڈپریس ہیں مزنی، وہ سہرش سے شدید نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ انتہائی بولڈ اور لوز کیریکٹر لڑکی ہے، دوسرا وہ آسیہ دادو کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتے ہیں، اسی لیے کبھی ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، مگر گھر والے ان کی یہ فیلنگز نہیں سمجھتے۔ وہ ان کی خاموشیوں کے پیچھے چھپے کرب کی حقیقت کو محسوس نہیں کرتے۔ لالا رخ نے اپنی بات کے اختتام پر بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ ساکت کھڑی مزنی اذہان نے سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا، تمہارے زین بھائی تو بڑی باروب شخصیت کے مالک ہیں، پھر وہ کیوں قربان ہو رہے ہیں؟ انکار کیوں نہیں کر دیتے اس رشتے سے؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں وہ۔ نہیں کر سکتے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اپنے سوال کے جواب میں لالا رخ کے الفاظ پر وہ خاصی چونکی اور حیرانگی سے بولی، کیوں؟ وہ تو مرد ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی پرورش نارمل ماحول میں ہوئی ہوتی تو شاید وہ ضرور ایسا کرتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ گھر والوں سے دور، ہاسٹلوں میں رول رول کر تنہائیوں اور نفرتوں کے الاؤ میں دہکتے وہ شدید اذیت پسند بن گئے ہیں، اپنی قطعی پرواہ نہیں کرتے۔ چند روز پہلے ان کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگ اور سر میں شدید چوٹیں آئیں، خون بھی ضائع ہوا، مگر انہوں نے شاہ ولا کے کسی فرد کو خبر تک نہیں کی اور اکیلے ہی اسپتال میں پڑے رہے۔ یہاں اگر وہ بخار میں فنک بھی رہے ہوں تو ڈیوٹی پر جانا کینسل نہیں کرتے، یوں ہی چلتے پھرتے کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اپنی زندگی کے اس مرحلے پر بھی وہ قطعی خاموش ہے، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور ان کی اس خاموشی کو رضامندی سمجھ کر سب اپنی اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ لالا رخ کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی اداسی کی دبیس تہ بچھ گئی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتی ہوئی بولی، فاطمہ آنٹی تو سوتیلی ماں ہے، مگر کیسر انکل کو تو اپنے بیٹے کے متعلق کچھ سوچنا چاہیے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم، مگر ایسا نہیں ہے۔ شاہینہ آنٹی کے بعد کیسر تایا جیسے ساری دنیا سے غافل ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر فاطمہ آنٹی زین بھیا سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر زین بھیا انہیں قطعی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کی حمایت کو حقارت سے دیکھتے ہیں، قدم قدم پر ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس معاملے میں قطعی خاموش ہے۔ میرے خدا، یہاں تو ہر معاملہ ہی الٹا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارے زین بھائی کا۔ وہ غالباً اس گمبھیر مسئلے سے اکتا گئی تھی، تبھی سرد آہ بھر کر کہتی ہوئی اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تو لالا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی کانچ سی شفاف نگاہیں اس کے قدرے حیران چہرے پر جماتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مزنی، اگر تم چاہو تو زین بھیا کی زندگی سنور سکتی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بھلا میں تمہارے زین بھیا کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اسے واقعی شوق لگا تھا، مگر لالا رخ نے اس کی خاص پرواہ نہیں کی اور ہنوز پرسکون لہجے میں بولی، سنو مزنی، تم ہی وہ لڑکی ہو جو زین بھیا کو اپنی محبت کے چپو تھما کر انہیں اس بھنور سے باہر نکال سکتی ہو، تم ہی ہو جو انہیں اعتماد بخش سکتی ہو۔ زین بھیا سچے پیار کو ترسے ہوئے ہیں اور تم انہیں یہ سچا پیار دے کر ان کی ذات کی ہر محرومی کو ختم کر سکتی ہو۔ بس مزید ایک لفظ بھی مت کہنا، میں ایسا کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسے حقیقت میں لالا رخ کے الفاظ سے کرنٹ لگا تھا، وہ اس کی بات درمیان میں کاٹ گئی تو لالا نے اس کے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز مزنی، کسی کے کام آنا تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ پھر تمہارے علاوہ شاہ میں میرے پاس کوئی چوائس ہوتی تو میں کبھی تمہیں یہ سب کہنے کی جسارت نہ کرتی۔ دیکھو جان، میں نے مانا کہ زین بھیا مزاج کے سخت ہیں، مگر اندر سے وہ ایسے نہیں ہیں مزنی، میں نے اکثر انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے، انہیں بھی عورت کے پیار کی ضرورت ہے، جو بدقسمتی سے انہیں کبھی نہیں ملا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا مزاج ایسا نہیں ہے۔ مزنی اس وقت خاصی الجھ گئی تھی،
ओके, तुम मत चाहो उन्हें, मगर उनसे प्यार का नाटक तो कर सकती हो। तुम्हारा मतलब है झूठ-मूठ प्यार का ड्रामा? इस बार मुज़न्नी की आंखें हैरानगी से फैली थी। हाँ, तुम उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम उनसे बेहद प्यार करती हो और उनके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। लाला रुख ने जोर से इस बात में सर हिलाते हुए उसके कयास की तस्दीक की। ना बाबा, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती, और फिर बाद में उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो सोचो मेरा क्या हश्र होगा। मैं तो जवानी के आलम में ही मुल्क के अदम से धार जाऊंगी। वो अब भी किसी तौर रज़ामंद होने का नाम नहीं ले रही थी। लाला रुख ने अपना सर पीट लिया। ओह माय गॉड! देखो, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम बेफ़िक्र हो। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। वो तो सब ठीक है, मगर मेरे इस ड्रामे का फ़ायदा क्या होगा? उसने भवें उचकाकर पूछा तो लाला रुख ने उसे बताया। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे इस नाटक का फ़ायदा ये होगा कि ज़ैन भाई न सिर्फ़ शहरी से छुटकारा लेंगे, बल्कि उनके अंदर की तल्ख़ियाँ और महरूमियाँ भी ख़त्म हो जाएँगी। वो एतमाद से सर उठाकर अपने हक के लिए बात कर सकेंगे, हमारी तरह दिल से मुस्कुराना सीख जाएंगे। हमें और क्या चाहिए? ओके, लेकिन तुम उनकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? उसने फिर सवाल किया तो लाला रुख मुस्कुराती हुई बोली, क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच हूँ मुजन्नी। वो जितना मुझे डांटते हैं उतना ही प्यार भी करते हैं। और सच पूछो तो मैं नहीं चाहती कि शाह विला में फिर से अजहान अंकल और शाइना आंटी की याद ताजा हो। इन वसी दरो दीवार में फिर से किसी की सांसें घुट कर रह जाएं। चलो ठीक है, लेकिन मुझ मैट्रिक पास लड़की से तुम ज्यादा सयानेपन की उम्मीद मत रखना। अब की मुजन्नी के लबों पर बड़ी महजूज कर मुस्कुराहट बिखरी थी। लाला रुख उसे खुशी से लिपटाती हुई बोली, थैंक यू मुजन्नी, तुम वाकई बहुत अजीम हो। अब मैं इतनी भी अजीम नहीं हूँ, तुम्हें इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद करना होगी। ओके बॉस, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस प्रेम कहानी में भरपूर डायरेक्शन के फराइज सर अंजाम दूंगी। खुश? हाँ, इस बात में सर हिलाते हुए मुज़न्नी ने कहकहा लगाया तो वहीं लाला रुख भी दिल से खिलखिला उठी थी। शुक्रिया, तुम्हें पता है मैंने और फरहान ने कब से ये प्लान तरतीब दे रखा था, मगर हमें खदशा था कि कहीं तुम हमें गलत ना समझ लो, इसलिए इतने दिनों से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बहुत नेक दिल और बहुत अच्छी दोस्त हो। लाला रुख ने बहुत खुलूस से मुस्कुराते हुए कहा तो वो शरीर निगाहों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन जब इस कहानी का ड्रॉप सीन होगा तब क्या होगा? तब मैं खुद ज़ैन भाई को समझा लूँगी। वैसे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें सचमुच ज़ैन भाई से प्यार हो जाए और हमारी इस कहानी का ड्रॉप सीन होने की नौबत ही ना आए। बस, मुँह धो रखो, इंशाअल्लाह ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मुज़न्नी ने गर्दन अकड़ाकर बड़े तफ़ाकुर से कहा तो लाला रुख उसे घूर कर रह गई। अच्छा सुनो, मुझे ये इश्क-विश्क के चक्करों का बिल्कुल नहीं पता। मैं उन्हें कैसे अपनी तरफ मुतवज्जह करूँ? हाँ यार, इस मामले में तो मैं भी खासी कोरी हूँ। चलो चलकर राइटर्स के नॉवेल से मदद लेते हैं। मुज़न्नी की उलझन पर पल भर के लिए परेशान होकर वो फौरी उसका हल निकालती हुई बोली तो मुज़न्नी उसे दाद देती निगाहों से देखती रह गई। ताहम अगले ही पल वो दोनों अपने कमरे में बेड पर ढेरों आंचल बिखराए उसमें मुख्तलिफ राइटर्स के नॉवेल से हीरो और हीरोइन के मिलाप के सीन पढ़ रही थी। मुज़न्नी, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम यूँ करना कि अचानक ज़ैन भाई से कहीं टकरा जाना, क्योंकि मुझे तो अक्सर कहानियों में हीरो और हीरोइन के मिलने का यही बेहतरीन सीन मिला है। तकरीबन 15 मिनट मगज खपाने के बाद लाला रुख ने आंचल डाइजेस्ट से सर उठाकर उसे मुफ्त मशवरा दिया, तो वो उसकी बेहतरीन राय से मुकम्मल इत्तेफाक करती वहीं सीढ़ियों के दहाने पर ग्रिल से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरे ख्याल में ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। जैसे ही वो ऊपर से आएंगे, मैं दौड़ लगा दूंगी। क्या ख्याल है? उम्दा है, लेकिन पहले अपना हुलिया देखो, एकदम जोकर लग रही हो। ऐसे में वो खाक तुम पर निगाह डालेंगे, उल्टा डांट कर रख देंगे। चलो आओ, पहले तुम्हारा थोड़ा रंग रूप संवार दूं। मुजन्नी के ख्याल की तस्दीक करती लाला रुख उसे बाजू से थाम कर अपने कमरे में ले आई। दादू के मुंतखब करदा ढीले ढाले सादा से कपड़ों में मलबूस लंबे घने बालों की खूब कसकर चुटिया बनाए काजल से बेनयाज खाली खाली सी आंखों में वो इस काबिल नहीं लग रही थी कि उसे देखकर किसी का दिल धड़कना भूल जाता। तभी लाला रुख ने उसे अपने लिए खरीदा हुआ ड्रेस थमाकर वॉशरूम में धकेल दिया। फिर वो कपड़े बदल कर आई तो उसके घुटनों को छूते लंबे बाल चुटिया की कैद से आजाद करके सहूलियत से सुलझा दिए। सिर्फ 20-25 मिनट की महारत के बाद जब उसने मुजन्नी के सामने आईना किया तो वो बेहोश होते रह गई। उफ अल्लाह, ये इतनी सोहनी कुड़ी मैं हूँ? बेसाख्ता अपने चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर वो पुरजोश लहजे में बोली तो लाला रुख ने धीमे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। लाला, दादू ये सब देखेंगी तो बहुत खफा होंगी। अगले ही पल उसे दादू की फिक्र लायक हुई। लाला उसे इत्मीनान दिलाती हुई बोली, डोंट वरी, उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। चलो फिर ठीक है। वो एकदम बच्चों की तरह खुश हो गई। तो लाला रुख भी मुस्कुराकर उसका हाथ थामते हुए कमरे से बाहर ले आई। नीचे हॉल में हमना को मायूं के लिए कुर्सी पर बिठा दिया गया था। फरहान इस वक्त सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस मूवी कैमरा संभाले खड़ा था। जैन ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस कोहनियों तक शर्ट के बाजू फोल्ड किए नवासे से बाल बनाए क्लीन शेव चेहरे के साथ
मुलाज़िमीन को हिदायत देता सीधा दिल में उतर रहा था। वो वाक़ई इतना प्यारा था कि उसे टूट कर चाहा जाता, मगर यहाँ नाज़ुक एहसासात से कतई नाबलद मुज़न्नी अज़हान से ऐसी तवक्को रखना सरासर बेवकूफ़ी ही थी। इसलिए लाला रुख अपने दिल की ख़्वाहिश दिल में ही दबा कर रह गई। उफ़ लाला, तुम्हारे ज़ैन भाई कब ऊपर आएँगे? ईमान से मेरे तो खड़े-खड़े पाँव सूज गए। 15-20 मिनट तक वो सीढ़ियों के दहाने पर खड़ी बेकरारी से टहल-टहल कर ज़ैन अब्बास नकवी के ऊपर आने का इंतज़ार करती रही, मगर वो अपनी हिदायत में इस कद्र मशगूल था कि उसने निगाह उठाकर भी ऊपर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। एक धीमी-सी मुस्कुराहट लाला रुख के लबों को छू गई। "सब्र करो, मैं उन्हें अभी ऊपर बुलाती हूँ," उसकी तसल्ली के लिए लाला रुख ने कहा था, मगर वो अचानक ही उसके बुलाए बगैर अपने किसी काम से सीढ़ियों की तरफ चला आया। तो मौका की तलाश में घात लगाए बैठी मुज़न्नी अज़हान ने आओ देखा न ताओ और लपक कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ज़ैन फ़िलहाल इस टकराव के लिए कतई तैयार नहीं था। मुज़न्नी उससे टकराई तो ज़ैन के हाथ में पकड़ी हुई कोई नोकदार चीज़ मुज़न्नी अज़हान के बाएँ बाजू में पैवस्त हो गई और वो तकलीफ़ की शिद्दत से बिलबिला उठी। ओह गॉड! तुम कभी देख कर नहीं चल सकती? क्यों हर वक़्त हवा के रथ पर सवार रहती हो? कदरे सँभल कर उसे थामते हुए वो कदरे दरजदगी से चिल्लाया था। मुज़न्नी ने काजल से सजी आँसुओं से भरी खूबसूरत निगाहें उसके सपाट चेहरे पर जमा कर दर्द की शिद्दत को ज़ब्त करते हुए सर उठाकर कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो आराम से नीचे जा रही थी। आप खुद जानबूझकर मुझसे टकराए हैं। सारा कसूर उसके सर थोपते हुए वो हर इल्ज़ाम से बरी हो गई। तो ज़ैन उसे घूर कर रह गया, जबकि नीचे हॉल में टहलती सजी-संवरी सी सैरिश खान ज़ैन के हाथ में मुज़न्नी का बाजू देखकर गोया अंगारों पर लौट गई। पटर-पटर बोलना बहुत आता है तुम्हें। कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया करो। जब देखो इधर-उधर कदकड़ी लगाए फिरती रहती हो। वो सख्ती से उसका बाजू थाम कर ऊपर लाते हुए बोला तो मुज़न्नी उसके अल्फाज पर सटपटा गई। दिल चाहा कि तड़प कर पूछे कि तुमने मुझे कब कदकड़े लगाते देखा है? मगर लाला ने कहा था कि उससे ज़ैन के सामने सुलझी हुई समझदार लड़की बनकर पेश आना है। सो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो दिल का गुस्सा दिल में ही दबा कर रह गई। लाला जाओ मेरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाओ। मुज़न्नी को बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके पहलू में बैठते हुए बोला तो मुज़न्नी की चोट पर परेशान लाला रुख जल्दी से इस बात में सर हिलाकर फौरन कमरे से बाहर निकल गई। ताहम सीढ़ियों के पास ही उसने सहरिश खान को जले पैर की बिल्ली के मानिंद चक्कर लगाते देखा तो बेसाख्ता उसके लब धीमे से मुस्कुरा उठे। जबकि अंदर कमरे में ज़ैन मुज़न्नी के जख्मी बाजू का मुआयना कर रहा था। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? उसके हाथ में छोटा पेचकस था जिससे वो हॉल की लाइटिंग दुरुस्त कर रहा था। बदकिस्मती से यही पेचकस मुज़न्नी के बाजू में लगा था, जिसके बायस उसका अच्छा खासा खून बह निकला था। ज़ैन ने नरमी से पूछा तो जवाब में मुज़न्नी ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, मगर फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी। वो गालिबन मुफ्त की इस मुसीबत पर सख्त झुंझला रहा था कि ऐन उसी वक्त लाला रुख कमरे में दोबारा दाखिल हुई। ज़ैन भाई, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? मुझे नहीं मिल रहा। शाबाश है, तुम्हें पहले कभी कोई चीज़ टाइम पर मिली है जो अब मिल जाएगी? जाओ जाकर मेरी राइटिंग टेबल के दराज में देखो, वहीं होगा। लाला रुख के अल्फाज ने उसे मज़ीद तपा दिया था। वो उसे डपटते हुए बोला तो मुज़न्नी मज़ीद खामोश ना रह सकी। आप भी कमाल के आदमी हैं, कसूर आपका था, चोट मुझे लगी और आप लाला को डाँट रहे हैं। इस सारे किस्से में उस बेचारी का क्या कसूर है जो आप हर वक़्त उसे झाड़ पिलाते रहते हैं? शट अप! वो मेरी छोटी बहन है, लिहाज़ा मैं उससे कुछ भी कहूँ, तुम्हें उससे ज़्यादा हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो मेरी भी फर्स्ट कज़िन है और अज़ीज़ दोस्त है, समझे आप? उसने भला किसी का रौब सहना कहाँ सीखा था, जो अब ज़ैन अब्बास नकवी के सामने दब जाती। तुमसे कितनी बार कहा है कि ज़्यादा बातें मत किया करो, ज़हर लगती हैं मुझे ऐसी बेबाक लड़कियाँ। तो मैं क्या करूँ? मैं आपकी बीवी हूँ या कोई ज़रख़रीद लौंडी जो चुपचाप आपके कड़वे अल्फ़ाज़ सुनती रहूँ? देखिए भाई साहब, आप हीरो होंगे ऐसी-वैसी लड़कियों के। मुज़न्नी अज़हान ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो किसी के रोब में आकर अपनी ज़बान गिरवी रख दे। क्या समझे आप? चुप रहना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। वो उसकी जसारत पर शदीद झुँझलाते हुए बोला, कुछ नहीं समझा मैं। खबरदार जो आइंदा मेरे सामने यूँ ज़बान चलाई हो। सद शुक्र कि उसी पल लाला रुख वहाँ चली आई। बसूरत दीगर मुज़न्नी से कुछ बाईद नहीं था कि वो मरने-मारने पर तुल जाती। जिस वक़्त वो उसकी ड्रेसिंग करके नीचे हॉल की तरफ गया तो सहरिश खान उसे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर उससे बुरी तरह उलझ पड़ी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, ऐसे में अपना तमाशा बनाने का ज़ैन के पास तसव्वुर भी नहीं था। लिहाज़ा बड़ी मुश्किल से उसे रिलैक्स किया, वो भी इस शर्त पर कि उसे फ़ौरन कल मेहंदी के फंक्शन के लिए शॉपिंग करवाई जाए। मुज़न्नी से टकराने का खामियाज़ा भुगतता हुआ वो उसे लेकर वसी हॉल से बाहर निकल गया। तो ऊपर अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी नटखट सी लाला रुख मुंह बिसूर कर रह गई। आज उसे जितनी खुशी अपने प्लान के पहले कामयाब कदम की थी, उतना ही अफसोस इस वक्त जैन के हमराह जाती सहरिश खान को देखकर हुआ था, मगर वो नाउम्मीद नहीं थी। हम ना अब्बास की शादी के हंगामे सर्द पड़े तो दादू ने फौरन वापसी की तैयारी शुरू कर दी।
जिस पर शाह विला के किसी और फर्द को तो फर्क नहीं पड़ा, मगर लाला रुख के चेहरे पर उदासी फैल गई। उस रोज बैठे बिठाए मुजन्नी के दिल में जाने क्या आई कि जैन का जब्त आजमाने के लिए वो चुपके से उठकर उसके कमरे में आ गई। फिर उसके कमरे की ड्रेसिंग अपनी मर्जी से तब्दील करके अभी उसके बेड पर बैठी अपनी सांसें हमवार कर रही थी कि अचानक वो खराब तबीयत के बायस अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही घर आ गया। मुजन्नी उसके बेड पर बैठी उसके फ्रेम शुदा तस्वीर हाथों में लिए इन हिमाक से देख रही थी। जैन अब्बास नकवी ने उसे अपने कमरे में यूं आराम से बैठा देखा तो वहीं कमरे की दहलीज पर ठिठक कर रुक गया। वो जितना इस लड़की से कतरा रहा था उतना ही वो उसके आसाब पर सवार होने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो दहाड़ कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करता, बेखुद बैठी मुजन्नी की निगाह बेसाख्ता ही उसकी जानिब उठ गई। लम्हा भर के लिए वो उसकी बोझल आंखों में गुस्से की सोर फिर डोरे देखकर घबरा गई। ताहम अगले ही पल वो खुद को संभाल कर मुस्कुराती हुई बोली, अरे आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। खैर कोई बात नहीं, देखिए मैंने आपके कमरे की सेटिंग कितनी बेहतर कर दी है। वो उसे बगैर इजाजत अपने कमरे में बैठा देखकर ही गुस्सा हो गया। अब जो आगे बढ़कर एक तायराना नजर कमरे की सेटिंग पर डाली तो जैसे उससे अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रही सही कसर उसके शौक सवाल ने पूरी कर दी। कैसी लगी आपको मेरी पसंद? अच्छी लगी ना? शट अप! गुर्राते हुए उसने बाएं हाथ का एक जोरदार तमाचा मुजन्नी के नाजुक गाल पर रसीद कर दिया। वो उसके लिए कतई तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर करीबी कॉर्नर स्टैंड से टकरा गई। थप्पड़ की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसके होंठ से खून बह निकला। क्यों मुझे हर वक्त ज़हनी अज़ियत देती हो? पहले क्या एक मुसीबत कम थी जो तुम भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो? उसके ज़ख्मी होठों से निगाहें चुराए वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुमाए बहुत खुश्क लहजे में कह रहा था। मुज़न्नी वहीं कॉर्नर स्टैंड से टेक लगाती हुई बैठ गई। कितना अजीब है कि आपको ना किसी का बोलना अच्छा लगता है और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में दखल देना, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपसे वाबस्ता दूसरे लोगों के सीने में भी दिल है, उन्हें आपके ऐसे रवैये से दुख होता है। सो व्हाट? मैं किसी को दावत नहीं देता कि आकर मुझसे हम कलाम हो। मुज़न्नी के धीमे लहजे पर वो उसकी बात काटते हुए चिल्लाया था। जवाब में एक ज़ख्मी मुस्कुराहट मुज़न्नी के अफसुर्दा लबों पर बिखर गई। ज़ैन साहब, इंसान मुआशरती हैवान होता है, अपने इर्द-गिर्द से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मैं ज़िंदा कब हूँ? बोलो, तुमने मेरे जैसे ज़िंदा इंसान देखे हैं? ये ज़ख्म देखो, आज से 19 साल पहले लगा था, वो भी फ़ातिमा बेगम के धकेलने पर, मगर आज तक नहीं भरा, रिश्ता ही रहता है। मुज़न्नी के जुमले पर वो शदीद जज़्बाती होकर अपना सीना चीरता हुआ उसका बाजू झंझोड़ कर चिल्लाया था। ये मेरी आँखें देखो, कभी किसी ज़िंदा इंसान की ऐसी आँखें तुमने देखी है? कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि मेरी इन उजाड़ आँखों में हज़ारों तारीक रातें बरसों से पड़ाव डाले बैठी हैं। ये आंखें लोरी की जगह ममता की नरम आगोश के लम्स की चाह में रात रात भर सिसक कर वीरान हो गई हैं। मेरा ये कमरा देखो, यहाँ कभी मेरे बाप ने कदम रखकर मेरा हाल दरियाफ्त नहीं किया। कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या दुख है, मैं क्या चाहता हूँ। जिंदगी की बात करती हो तुम। सांसों को गिन गिन कर पूरा करने का नाम जिंदगी नहीं होता, समझी तुम। वो खून लुटाती आंखों से मुजन्नी के सामने चिल्ला रहा था, जबकि मुजन्नी उसे आज एक नए रूप में देखकर शशदर रह गई थी। अगले रोज दादू सबको खुदा हाफिज कहकर अपने ठिकाने पर वापस आने की तैयारी कर रही थी कि आसिया खानम सीढ़ियों से फिसलकर हॉस्पिटल पहुंच गई। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, मगर फिर भी वो बुरी तरह से कराहते हुए बार बार एक गर्दान दोहरा रही थी कि उन्हें अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, लिहाजा जितनी जल्द मुमकिन हो सके सहरिश और जैन का निकाह कर दिया जाए। शाहविला के मकीनों ने उन्हें बहुत तसल्ली दी। खुद जैन जैसे उनके ड्रामेबाजी पर सटपटा कर रह गया, मगर वो अपने मुतालबे से एक इंच भी पीछे नहीं हटी। तब मजबूरन समिया बेगम और कैसर अब्बास शाह को सहरिश और जैन की मंगनी की एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद करना पड़ी। मुजन्नी और लाला रुख इस अचानक वारदात पर जहां अंगुश्त बदनिगाह थी, वहीं जैन अब्बास नकवी का हाल देखने लायक था। लाला ने उसे आज से पहले इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा था, जबकि उसके बरक्स सहरिश के चेहरे पर यूं गुलाल बिखर रहते गोया उसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। रात गए तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो मुजन्नी लाला रुख के साथ ऊपर अपने कमरे में आई। लाला, अब क्या होगा? अब तो अगले माह तुम्हारे जैन भैया को सहरिश बीबी के गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन काश ज़ैन भाई अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते, या कम अज़ कम कैसर ताया और फ़ातिमा आंटी को ही उनकी खुशियों का कोई ख़्याल होता, तो आज शाहविला में वाक़ई खुशियों के शादियाने बज रहे होते। मुज़न्नी के धीमे लहजे पर लाला ख़ासी अफ़सुर्दगी से कहती हुई बेड पर दराज़ हो गई थी। बाहर मौसम ने अचानक अपने तेवर बदले थे और अब ठंडी सर्द हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का सिलसिला भी शुरू हो गया था। मुज़न्नी ने यहाँ ज़िंदगी को एक अनोखे ही रूप में देखा था। बेबसी, महरूमियत, दुःख
اس کی ज़िंदगी में तो ये सब कहीं नहीं था और ना ही इन जज़्बों का इससे पहले कभी उस पर इदराक हुआ था। ये सच था कि वो आम लड़कियों से कतई मुख्तलिफ, इंतहाई बेपरवाह लड़की थी। उसे अपनी ज़ात के अलावा किसी के दुःख या खुशी से कोई मतलब नहीं था। मगर इसके बावजूद वो लाला की दोस्ती और ज़ैन की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर ख़ुलूस दिल से रज़ामंद हुई थी। बाहर बारिश के कतरे मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे, तभी उसे छम से अपना घर याद आ गया। एक अदद कमरे, एक स्टोर और छोटे से बाग पर मुश्तमिल उसका कच्चा मगर वसीअ घर। वो शाहविला के मानिंद काबिले दीन नहीं था, मगर इसके बावजूद वहाँ सुकून था, मुकम्मल आज़ादी और खुशियों का एहसास था। वहाँ दिन भर सहन में क्रिकेट खेलते, झूला झूलते, बंटे खेलते और अपने प्यारे चूज़ों के पीछे दौड़ते-भागते वो इतनी मसरूर रहती थी कि उसे ज़िंदगी की तल्ख़ियों को महसूस करने का कभी एहसास ही ना हो सका। दादू हर जुमा के जुमा उसे ज़बरदस्ती बिठाकर उसके सर में तेल डालतीं और खूब कसकर उसकी चुटिया करतीं, तो वो उनके सामने अपनी बेबसी के एहसास पर रोती रह जाती। मगर यहाँ आकर उसे मालूम हुआ था कि बेबसी का हकीकी मफ़हूम क्या होता है। टपाटप बरसात का सिलसिला अभी भी जारी था और वो सोचों में घिरी बेसाख्ता लाला रुख के कमरे के लॉन में खुलने वाली खिड़की की तरफ चली आई थी। इरादा बारिश की नन्ही-नन्ही बूंदों को हथेली पर समेटकर अपने मुंतशिर दिमाग को राहत पहुंचाना था कि अचानक उसकी निगाह लॉन के वसत में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे एक बेखबर से वजूद पर जा पड़ी। मुज़न्नी ज्यादा गौर भी न करती, तब भी उसे ये कयास लगाने में कतई कोई मुश्किल पेश नहीं आनी थी कि बारिश में भीगता हुआ वो हैवला यकीनन ज़ैन अब्बास नकवी के अलावा और किसी का नहीं था। मुज़न्नी अज़हान का दिल जोर से धड़का था और वो फौरन नीचे लॉन की तरफ भागी थी। बरसती बूंदों का जोर गुजरते हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था, मगर पिछले 25 मिनट से लॉन में गुमसुम बैठे ज़ैन अब्बास नकवी को इसका एहसास नहीं था। मोटी-मोटी गिलाफी आंखें मूंदे वो कतई बेखुदी की कैफियत में सर कुर्सी की पुश्त से टिकाए बैठा न जाने कब से मुसलसल बारिश में भीग रहा था। तभी मुज़न्नी उसे पुकारे बगैर ना रह सकी। ज़ैन, बहुत बारिश हो रही है, प्लीज अंदर चलें। जरा सी देर में वो खुद बुरी तरह भीग चुकी थी, मगर ज़ैन तो जैसे अपने हवास में नहीं था। जब ही उसकी पुकार पर आंखें खोले बगैर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, आप फौरन अंदर चलें, पहले ही इतना भीग चुके हैं। अगर सर्दी लग गई तो मैं कौन सा मर जाऊंगा? मरना ही होता तो मम्मा के साथ ना मर जाता। इस तरह की जिंदगी क्यों जीना पड़ती मुझे? आप इस वक्त अपने हवास में नहीं है, प्लीज कमरे में चलें। अब की बार मुजन्नी ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया, जिस पर वो शदीद मुश्तइल होता हुआ बोला, क्यों चलूं मैं कमरे में? तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे इस तरह करने से वो चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ देगी? वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तारीख एक मर्तबा फिर अपने आप को दोहराएगी और इस बार शाह विला के दरो दीवार में मेरी मौत का बैन गूंजेगा। सुना तुमने? दहाड़ने के बावजूद उसकी आवाज भीग गई थी। मुजन्नी ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, जैन, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तारीख को अपना आप दोहराने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी? शदीद हिज़यानी कैफियत में वो उसे झिंझोड़ रहा था। मुजन्नी ने सुकून से जवाब दिया, मैं आपको सहरिश से छीन लूंगी। ये कहते ही वो रुकी नहीं, भागती हुई ऊपर अपने कमरे में चली आई, जबकि जैन शॉक्ड खड़ा कितनी ही देर उसे देखता रहा। अगले रोज बारिश में बुरी तरह भीगने के बायस जैन तेज बुखार में जल रहा था, मगर हस्बे साबिक किसी के पास उसके कमरे में जाकर उसका हाल पूछने की फुर्सत नहीं थी। इत्तेफाक से लाला को उससे कोई काम था, लिहाजा वो मुजन्नी के साथ उसके कमरे में आई तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। देखा, हो गया ना बुखार? इसीलिए मैं कह रही थी कि बाहर ना बैठे, मगर यहाँ मेरी सुनता कौन है? मुजन्नी ने पेशानी छूकर पहले उसका बुखार चेक किया, फिर हस्बे आदत लेक्चर दिया। तो जहां लाला रुख ने उसे हैरान निगाहों से देखा, तो वहीं एक धीमी सी मुस्कुराहट जैन अब्बास नकवी के अफसुर्दा लबों पर बिखर गई। रात भर इस लड़की के तसव्वुर और अल्फाज ने उसे बेकरार रखा था। यही वजह थी कि इस वक्त उसकी आंखों में सुर्खी के डोरे नुमाया थे। लाला, तुम दूध गर्म करके ले आओ, तब तक मैं इनकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखती हूँ। जैन की मुस्कुराहट और लाला की हैरानगी से करता नजर वो लाला को हुक्म सादिर करती हुई बोली, तो लाला ने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। जैन, अभी मैं आपके कमरे की तरफ आ रही थी तो फातिमा आंटी ने मुझे रोककर आपके मुताल्लिक पूछा था। लाला रुक के जाते ही वो जैन से मुखातिब हुई थी। जवाब में जैन के लब की मुस्कुराहट फौरन मादूम हो गई। इम्पॉसिबल, वो औरत कभी मेरी परवाह या फिक्र नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन मैंने कल उन्हें कैसर अंकल से झगड़ा करते देखा था। और कितनी अजीब बात है कि ये झगड़ा आपके लिए हो रहा था। फातिमा आंटी कह रही थी कि आपको सहरिश खान पसंद नहीं, लिहाजा वो आसिया दादू को इनकार कर दें, मगर कैसर अंकल कह रहे थे कि आप उनके फर्माबरदार बेटे हैं, लिहाजा उनके हुक्म को कभी नहीं टालेंगे। अपनी राह तो वो कदरे हमवार कर चुकी थी, सो अब उसे जैन के दिल से फातिमा बेगम के लिए गलतफहमी की गर्द साफ करनी थी।
और उसके लिए आधे झूठ आधे सच से काम लेकर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब से वो शाहविला आई थी उसने जैन को फातिमा बेगम की बात बेबात इंसल्ट करते और फातिमा बेगम को अक्सर छुप छुप कर रोते देखा था। वो चाहती थी कि माँ बेटे के दरमियान हायल फासले सिमट जाएं और जैन एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। व्हाट? वो औरत पापा से मेरे लिए झगड़ा करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुजन्नी की राम कहानी पर उसने शिद्दत से नफी में सर हिलाते हुए उसकी बात से कतई इनकार किया था। ज़ैन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने दिल को इतना तंग क्यों कर रखा है? एक बार, सिर्फ़ एक बार उन्हें आज़मा कर तो देखें। वो आप पर अपनी जान निछावर ना कर दें तो कहना। सिर्फ़ एक बार दिल का गम उनसे कह कर देखें, वो आपके लिए सबसे लड़ जाएँगी। इस बार मुज़न्नी का लहज़ा कतई मुल्तजी था, ताहम वो उसके अल्फ़ाज़ पर पिघलने के बजाय मज़ीद दरजदगी से बोला, "शट अप! मत वकालत करो उस औरत की मेरे सामने जिसने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। नहीं चाहिए मुझे उसकी जान, नहीं चाहिए उसकी हमदर्दी। मैं खुश हूँ अपने हाल में, मत परवाह करे कोई मेरी। जाओ, तुम भी जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहसान। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर।" चिल्लाते-चिल्लाते वो बेबस होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अचानक ही सैरिश ने कमरे की दहलीज पर कदम रखा। यहाँ तो ऐश हो रहे हैं, तभी तो मैं कहूँ मौसूफ नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं पहुंचे। हमेशा की तरह उसका लहजा इंतहाई जहरीला और तज़हीक आमेज था, मगर इंतहाई हैरत की बात थी कि ज़ैन ने उसके अल्फाज पर एक हरूफ तक नहीं कहा। इसलिए वो शह पाकर मुज़न्नी को मुखातिब करते हुए बोली, मुज़न्नी बीबी, तुम्हें वहां अपनी झोपड़ी के इर्द गिर्द कोई दिल लगाने को नहीं मिला जो यहाँ आकर जैन के ख्वाब देखना शुरू कर दिए? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये नजरबाजियां तो तुम्हें अपनी माँ से विरसे में मिली हैं। वो भी अजहान मामू को देखकर यूं ही उन पर रीझ गई थी। अब उनका कुछ न कुछ असर तो तुम पर भी पड़ेगा ना। बहुत बकवास कर ली तुमने। खबरदार, जो आइंदा तुम्हारी गंदी जबान पर मेरी माँ का नाम भी आया। तुम महल और झोपड़ी की बात करती हो ना, तो सुनो, मैं अपनी झोपड़ी में तुम्हारे इस महल से ज्यादा खुश रहती हूँ। मुझे ये ऐशो इशरत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा ज़ैन अब्बास नकवी, जिसे सिर्फ अपनी खुशी, अपना गम अजीज है, जिसे नाजुक रिश्तों की पासदारी का जरा भी ख्याल नहीं। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि इसकी शायद यही किस्मत है। इंतहाई तर्श लहजे में कहने के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुकी, जबकि बिस्तर पर पड़े जैन का दिल उस लम्हे एक अजीब सी बेकरारी की गिरफ्त में आ गया था। फिर उसी रोज मुजन्नी ने दादू को मजबूर करके वापसी की तैयारी मुकम्मल कर ली। रुखसत से क़िब्ल वो लाला रुख के पास आई तो लाला की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना लाला, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा मान बिखरने ना दूं, मगर बात मेरे और मेरी माँ के किरदार तक आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन हथियार फेंकना पड़े। हो सके तो इसे मेरी मजबूरी समझकर माफ कर देना। मैं जहां भी रही तुम्हारी याद को हमेशा दिल से लगा कर रखूंगी। ओके, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तुम मेरा ये मोबाइल ले जाओ, मैं रोज तुमसे राब्ता रखूंगी। लेकिन प्लीज मुजन्नी, इनकार ना करना। बस समझो कि ये तुम्हारी लाला की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है और दोस्तों की तारीफ से इनकार नहीं किया जाता। लाला के लहजे में लजाजत थी। वो खामोशी से मोबाइल थाम कर उसके गले लग गई। शाहविला से निकलते वक्त लाला के साथ गुजरे लम्हात उसे शिद्दत से याद आए थे, मगर वो सिवाय इन लम्हात के बाकी हर याद वहीं शाहविला की दहलीज पर रखकर वापस चली आ गई। मुजन्नी, तुम जैसी बदलिहाज और बेमुरवत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसे शाहविला से वापस आए पूरा हफ्ता हो गया था, मगर तबीयत कुछ ऐसी मकदर थी कि पूरे हफ्ते में वो एक रोज भी घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने नहीं गई। न जाने क्यों जब भी वो बाहर जाने का इरादा करती तो सहरिश का जहर में बुझा ताजियाना याद आ जाता और वो दिल मसोस कर घर में पड़ी थी। उस रोज भी वो सहन में चारपाई पर लेटी आसमान पर छाए बादलों का नजारा कर रही थी तो अचानक अपने पीछे बंटी की आवाज सुनकर चौंक उठी। ब्लू ट्राउजर में 14 साला अली हसन उर्फ बंटी शिकवा कुना निगाहों से उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। जवाब में वो उछलकर चारपाई से उतरी और बंटी को गले लगा लिया। सॉरी, शहर से आकर तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं खेलने नहीं आ सकती। खैर, ये बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ। नायला, राशिद, फैसल सब तुम्हारा पूछ रहे थे, तुम बताकर क्यों नहीं गई? वो अब चारपाई पर उसके पहलू में बैठा सवाल कर रहा था। जवाब में मुजन्नी महज मुस्कुरा कर रह गई। मुजन्नी, पिछले एक हफ्ते से मुसलसल तुम्हारा इंतजार करते मेरी आंखें दुखने आ गई थी। अभी 2 दिन पहले अम्मा मुझे हकीम के पास ले गई थी। आज कुछ अफाका हुआ है तो तुमसे मिलने चला आया। चलो, अच्छा किया। असल में जिस दिन हम शहर गए थे उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए तो तुम लोगों को नहीं बता सकी। खैर, अब तो मैं आ गई हूँ। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। हम सब दोस्त तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। आज शाम को हमने स्पेशल क्रिकेट मैच रखा है, तुम आओगी ना खेलने? मुजन्नी के अल्फाज पर खुश होता हुआ वो उसे पूछ रहा था। जवाब में मुजन्नी ने इस बात में सर हिलाया तो वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी अम्मा की आवाज पर उठ खड़ा हुआ। अच्छा दोस्त, कल खेल के मैदान में मुलाकात होगी। मुजन्नी से हाथ मिलाकर उसने फौरन वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। फिर अगले कुछ दिनों में वो अपने नन्हे दोस्तों से मिलकर फिर से पहले वाली मुजन्नी बन गई। दिन भर क्रिकेट, कंचे
हॉकी खेलना और रात में अंजो और इस्म के दीगर खेलों में मगन वो कहीं से भी नौजवान बाशऊर दोशीज़ा मालूम नहीं होती थी। हालांकि अब भी दादू उसे लाख समझाती मिन्नत करती और गुस्से में आकर दरवाजा भी बंद कर देती, मगर मुजन्नी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उस रोज भी वो रात देर तक खेलकर घर वापस आई तो दरवाजे को मुकफ्फिल पाया। मजबूरन उसे दीवार फलांगनी पड़ी, क्योंकि दरवाजा बंद होने की सूरत में वो दीवार फलांग कर ही घर में दाखिल होती थी। वो जब दीवार से छलांग लगाकर सहन में कूदी तो सहन में बैठे जैन के कदमों के पास जा गिरी। उफ, लगता है टांग की हड्डी तो टूट गई। तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए वो बड़बड़ाई थी, जब एक महजूज कर मुस्कुराहट जैन के लबों को छू गई, जबकि दादू ने उसकी इस हरकत पर उसे दो हथड़ जड़ दिए। कमबख्त बदलिहाज लड़की, ये घर में दाखिल होने का कौन सा तरीका है? शाबाश है। एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से आप ही मुझे ही डांट रही हैं। दरवाजा बंद था, मैं दीवार ना फलांगती तो और क्या करती। उसकी निगाह अब भी जैन पर नहीं पड़ी थी। तभी पट से जवाब दिया तो दादू उसे गुस्से से घूर कर रह गई। कमबख्त बेअकल लड़की, दरवाजा बंद था तो खटखटा देती। मैं अब इस महारानी के लिए रात भर दरवाजा खुला छोड़ने से तो रही। अच्छा, अब ये लैन तैन बंद करे, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, खाना दे दे। खाना नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बनाया। दादू भी शायद अपने नाम की एक ही थी। इसका मतलब है आज रात मैं भूखी सोऊंगी। आखिर आपने साबित कर दिया कि माँ माँ होती है और दादी दादी। मेरे भूखे सोने पर भला आपका दिल क्यों दुखने लगा? पल भर में वो आंखों में मोटे आंसू भर लाई तो दादू उसे बुरी तरह डपटती हुई बोली, ज्यादा बकवास ना किया कर कमबख्त, लोटा की लोटा हो गई मगर अक्ल नाम को नहीं आई इस लड़की में। अंदर जाकर खाना खा ले, लेकिन पहले जैन बेटे से दुआ सलाम तो कर ले। बेचारा इतनी दूर से हमारी मोहब्बत में चलकर यहाँ आया है। जैन के नाम पर उसे फौरन 200 वोल्ट का करंट लगा। उसने पलट कर पीछे देखा तो उसकी नजर सीधी कुबरू से जैन अब्बास नकवी की गिलाफी निगाहों में उलझ कर रह गई। आप कब आए? बमुश्किल अपने हवास कंट्रोल करके उसने पूछा तो वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, अभी अभी आसमान से टपका हूँ। आप जैसी चीज अचानक ही टपक सकती है। बजाय रुख फेर कर वो धीमे से बड़बड़ाई थी, मगर जैन की समातों ने उसकी ये बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुन ली थी और अपने बेसाख्ता उगलते कहकहे को रोक नहीं पाया। तो मुजन्नी के करीब बैठी दादू ने भी कदरे चौंक कर हैरानगी से उनकी तरफ देखा था। फिर उसी रात लाला ने उसे मोबाइल पर बताया था कि शाहविला से उसके चले जाने के बाद जैन बहुत परेशान था। सहरिश के साथ भी उसका कई बार झगड़ा हुआ और ऐसा शाहविला में पहली बार हुआ था कि जैन ने किसी लड़की के लिए शाहविला के मकीनों से बाकायदा झगड़ा किया हो। लाला रुख उसे मुजन्नी की कामयाबी गिरदान रही थी और उसकी दरख्वास्त थी कि जैन के मुकम्मल राह रास्त पर आने तक वो अपना इश्क और मोहब्बत का नाटक जारी रखे, ताकि जैन जो शदीद डिप्रेस हो गया था वो सबके सामने अपने हक और खुशी के लिए मुकम्मल एतमाद और ठोस वजह के साथ आवाज उठा सके। मुजन्नी ने अब भी लाला को टालने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ लाला का इतना इसरार था कि उसे अपना नाटक जारी रखने की हामी भरना ही पड़ी। लाला ने उसे ये भी बताया था कि वो महज उसकी खातिर सबसे खफा होकर जिंदगी में पहली बार अपनी जॉब से छुट्टी लेकर उसके पास आया, लिहाजा वो इस मौका से पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे। जिंदगी ने फिर से अपना ढब बदल लिया था। मौसम के तेवर भी खासे अजीब थे। सावन चल रहा था, मगर उसके बावजूद 3-3 4-4 दिन शदीद धूप में झुलसते हुए गुजर जाते और फिर किसी रोज अचानक ही बादल आनन फानन आसमान का घेराव कर लेते। उस रोज भी आसमान बादलों से ढका हुआ था। असर का वक्त था और दादू पड़ोस में नसरीन खाला के पास जाते हुए उसे हिदायत कर गई थी कि वो उनके लौटने से कबल आटा गूंद कर रख दे और चूजों को डरबे में बंद कर दे। लिहाजा उसे अपने फेवरेट आंचल का मुतालिया छोड़कर सहन में आना पड़ा। मौसम के तेवर वाकई बड़े खतरनाक थे। पहले उसने पूरे घर की सफाई की, फिर आटा गूंथ कर रखा और उसके बाद चूजों के पीछे पड़ गई कि बारिश में उन्हें पकड़ना वाकई बड़ा दुश्वार था। हर रोज की तरह इस रोज भी वो उन्हें पकड़कर डरमे में बंद करते हुए शदीद ख्वार हो रही थी, क्योंकि नन्हे मुन्ने चूजे इधर से उधर इतनी फुर्ती से भाग रहे थे कि मुजन्नी उनके पीछे भागते भागते हलकान होकर रह गई थी। खुदा खुदा करके 5 चूजे उसने पकड़ लिए और अब वो छठे चूजे के पीछे भाग रही थी कि इसी स्नाह में बाहर से आते हुए जैन से बुरी तरह टकरा गई। उफ, आप कभी तो देख कर चल लिया करें। आखिर हम लड़कियां क्या सारी उम्र चोट खाने के लिए पैदा होती हैं? जैन से टकराव के नतीजे में उसके हाथ में पकड़े तमाम चूजे फिर से छूट गए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिजाज वो उल्टा उसी से उलझ पड़ी। जवाब में सामने खड़े जैन ने बड़ी दिलचस्प निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम लड़कियां चोट खाने के लिए नहीं बल्कि चोट लगाने के लिए पैदा होती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कब और कहाँ आपको चोट लगाई है? वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल तो तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी। उसे शानों से थाम कर वो उसके सुर्ख चेहरे पर अपनी निगाहें जमाते हुए बोला तो मुजन्नी की हथेलियां पल में पसीने से भीग गई। जवाब में वह बमुश्किल
थूक निगलती हुई बोली, पूछिए मुजन्नी, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? शाहविला में तो सब मेरे साये से भी डरते हैं, किसी को मेरे सामने निगाह उठाकर बात करने की जुर्रत नहीं। और तुमने मुझसे मेरा दिल छीन लिया, बावजूद इसके कि मैं तुम्हें डांटता रहा और बचपन में भी तुमसे कभी बेहतर सलूक नहीं किया। इसके बावजूद तुम्हें मुझसे क्यों प्यार हो गया? मुजन्नी के शानों पर उसके मजबूत हाथों का दबाव हल्के से बढ़ा था, तभी उसका दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हो गया। जिंदगी में पहली बार वो किसी मर्द से इस दर्जा करीब हुई थी कि उसके गर्म सांसों की तपिश वो अपने तमतमाते गालों पर बखूबी महसूस कर रही थी। लिहाजा नाजुक उंगलियां मरोड़ती हुई पलके झुकाकर बोली, बस आप मुझे अच्छे लगे थे। अब वो उसे क्या बताती कि हकीकत क्या है। ताहम जैन उसकी लरजती पलकों से गालिबन खासा लुत्फ उठाया था, तभी फ्रेश लहजे में बोला, तुम क्या हो मुजन्नी अजहान? मैं जो मम्मा की डेथ की सच्चाई जानकर हर औरत से मुतनफिर हो चुका था, मैंने खुद को पत्थर कर लिया था, मगर तुमने अपनी बेसाख्तगी और सादगी पर इस पत्थर को मोम बना डाला। तुमने मुझे पागल करके रख दिया है मुजन्नी। तुम कैसी साहिरा हो कि तुम्हारे मामले में मैं अपने बेजरर से दिल को नहीं समझा पाया। प्लीज आप चुप हो जाएं, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। लरजती पलकें बमुश्किल उठाकर वो जैन को देखती हुई कह रही थी, जिस पर वो और ज्यादा बेखुद हो गया था। मुजन्नी, आई लव यू, जिंदगी में अब कभी मुझसे दूर ना जाना। प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते हुए उसने मुजन्नी के बाजू थाम कर उसे अपने सीने से लगाया तो एक बिजली सी मुजन्नी के पूरे वजूद में दौड़ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? दादू ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? एक झटके से खुद को जैन की गिरफ्त से छुड़ाती हुई वो बमुश्किल कह पाई थी, जबकि वो हल्का सा कहका लगाते हुए बोला, सोचना क्या है, वो हमें मिलते देखकर खुद ही समझ जाएंगी कि इतने प्यारे मौसम में दो दीवाने अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुजन्नी की धड़कनें ताहाल मामूल पर नहीं आई थी, ताहम उसने फिर भी निगाह उठाकर जैन के कदमों के पास पड़ा शॉपिंग बैग देख लिया था। मुझे तुम्हारी कलाइयों में सजी रंग बिरंगी चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स की किताबें हैं, तुम आज से ही इन्हें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक 4 माह बाद इम्तिहान हो रहे हैं और तुम्हें इस अरसे के दौरान ये कोर्स करना है, अंडरस्टैंड? घुटनों के बल वो नीचे बैठते हुए उसे शॉपिंग की हुई चीजें दिखा रहा था और इधर मुजन्नी के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। पढ़ने में तो वो अज़ल से चोर थी और अब ज़ैन उसे फिर उसी रास्ते पर धकेल रहा था। उफ़ मेरे खुदा! वो कौन-सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उस बेवकूफ़ लाला की बातों में आकर खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का फ़ैसला कर लिया। बेचारगी से उठाकर उसने एक नज़र ऊपर बादलों से भरे आसमान को और फिर एक निगाह अपने करीब खड़े ज़ैन को देखा था और ज़बरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट लाकर उसका शुक्रिया अदा किया। ज़ैन ने बेहद खुश होकर उसके गाल थपथपाया और उसके सारे चूज़ों को काबू में कर लिया। अच्छा सुनो, आज से तुम्हारी तमाम फ़ुज़ूल एक्टिविटीज़ ख़त्म। बस डट कर पढ़ाई करो और जितनी हो सके मेरी हेल्प ले लो, समझी? चूज़े डरबे में बंद करने के बाद वो फिर उसकी तरफ पलटा था। जवाब में मुज़न्नी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए बेदिली से इस बात में सर हिला दिया। दादू इन दिनों ज़ैन से बहुत खुश थी, क्योंकि उनके बकौल ज़ैन ने मुज़न्नी को राह रास्त पर लाकर वो अज़ीम कारनामा सरअंजाम दिया था, जो उससे क़ब्ल वो खुद भी अंजाम नहीं दे पाई थी। ताहम मुज़न्नी ज़ैन के हाथों अपनी आज़ादी सलब हो जाने पर शदीद बेकल थी। उस रोज़ वो नाश्ते से फ़ारिग होकर घर से बाहर निकला तो मौका की तलाश में सरगर्दा मुज़न्नी अज़हान ने फ़ौरन अपने दोस्तों को खबर करके घर के सैन में ही क्रिकेट मैच तरतीब दे दिया। दादू बेचारी डाँटती रह गई, मगर उनकी भला पहले कभी मुज़न्नी ने सुनी थी जो अब सुनती। पूरे घर में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब शोर मचाया हुआ था, जिससे बेचारी दादू का सुकून गारत हो गया। ऊपर से उन्हें मोहल्ले के बच्चों की माँओं के एतराज़ात भी सुनने पड़ते कि उनकी पोती ने मोहल्ले के बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। उन्हें हर वक़्त खेलने की ऐसी लत पड़ी है कि वो अब स्कूल जाने का नाम तक नहीं लेते। अब भला दादू उन्हें क्या कहती कि वो तो खुद मुज़न्नी के हाथों बड़ी परेशान थी, मगर ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं करती थी कि वो माँ-बाप की मोहब्बत से महरूम बच्ची थी। कहीं उनकी सख्ती को दिल पर न ले, और मुज़न्नी उसका भरपूर फ़ायदा उठाती आ रही थी। उनका खेल और शोरोगुल यूँ ही जारी थी कि उसी असना में ज़ैन ने घर के अंदर कदम रखा और उसे देखते ही मुज़न्नी की सिट्टी गुम हो गई। इशारे से उसने अपने तमाम दोस्तों को खिसका दिया, फिर उसकी नाराज़गी से ख़ाइफ़ होते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, "अरे! आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि तुम घर में ये शुग़्ल फ़रमा रही हो, तो शायद मैं यहाँ आने के बजाय वापस लाहौर चला जाता।" खफ़ा-खफ़ा से चेहरे के साथ एक सरसरी निगाह मुज़न्नी के दिलकश सरापे पर डालकर वो अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया, तो मुज़न्नी उसके पीछे आई। ये आप क्या कह रहे हैं? दरअसल बंटी काफ़ी दिनों से खेलने के लिए इसरार कर रहा था, तो मैंने क्या तुमने हाँ, क्या सोचा क्या सोचा कि तुम ये सब करके अपना और इन सब बच्चों का भला कर रही हो? मुज़न्नी तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब अपनी हर ज़िम्मेदारी का एहसास खुद होना चाहिए।
तुम्हें बजाय बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेल में वक्त जाया करने के बड़ी माँ के साथ काम में उनका हाथ बटाना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे इस बचपने की वजह से तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे मुतालिक क्या सोचते हैं। प्लीज मुजन्नी, मैं आइंदा कभी तुम्हें ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते ना देखूं। बड़े आराम से बूटों के तस्मे खोलते हुए वो उसे लेक्चर दे रहा था और मुजन्नी सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह उसकी हिदायत सुन रही थी। वाकई अगले कुछ रोज तक उसने जैन को शिकायत का मौका नहीं दिया। तुंदई से पढ़ने के साथ-साथ वो घर के कामों में दादू का हाथ भी बटाने लगी थी। उस रोज़ वो ज़ैन को खाना देने कमरे में आई तो ज़ैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने ही बिठा लिया। "मुज़न्नी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? कितना बदल गया था, लगता ही नहीं था कि ये पहले वाला ज़ैन है।" "नहीं तो?" मुज़न्नी बमुश्किल सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कह पाई थी। "फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती, मुझसे बात भी नहीं करती और तुम्हारा वो बेसाख्तापन तो जैसे कहीं खो-सा गया है। कमाल है, मैं हँसती मुस्कुराती हूँ तो आप एतराज़ करते हैं, नहीं हँसती तो आपको शिकायत होती है, आखिर मैं क्या करूँ?" जाने वो ज़ैन के शिकायती अल्फाज़ से झुँझलाई थी या उसकी लौ देती मक़नातीसी निगाहों से। ताहम पिछले कई दिनों से अपनी ये कैफ़ियत वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब वो ज़ैन के सामने जाकर बेधड़क क्यों नहीं कह पाती, क्योंकि ज़ैन का तसव्वुर आते ही उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। वो क्यों भाग-भाग कर कभी उसके लिए चाय बनाती है, तो कभी उसके कपड़े प्रेस कर रही है। उसने तो कभी ये काम करने सीखे ही नहीं थे, फिर अब उसे क्यों ज़ैन के बूट तक पॉलिश करना अच्छा लगता है? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ढूँढते वो खुद गुज़रते हर दिन के साथ उलझ-सी जा रही थी। ताहम ज़ैन ने उसकी बात पर कहकहा लगाया था और गालिबन वो उससे कुछ कह भी रहा था, मगर मुज़न्नी की गुम समाअतें और ज़हन इस वक़्त एक ही बात बार-बार सोच रहे थे कि उसे ज़ैन की गलतफ़हमी दूर करके उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसे राह-ए-रास्त पर लाते-लाते वो खुद अपनी राह से भटक कर रह जाए। उस रात खाने के बाद वो अपनी किताबें उठाकर ज़ैन के पास चली आई, जो गर्दन के पीछे दोनों हाथ बाँधे अपने बिस्तर पर लेटा और नीले आसमान का नज़ारा कर रहा था। फिर जो ही उसने मुज़न्नी को देखा तो फ़ौरन अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। ज़ैन, मुझे इंग्लिश के कुछ पॉइंट समझने में दुश्वारी हो रही है, प्लीज़ आप समझा दें। श्योर, व्हाई नॉट? आओ बैठो यहाँ। मुज़न्नी की रिक्वेस्ट पर वो बड़ी खुंदा पेशानी से उसकी मदद को तैयार हो गया था। ताहम 15-20 मिनट के बाद भी उसे किसी लफ्ज़ की कतई समझ न आई तो ज़ैन को कदरे तशवीश हुई। वो किताब बंद करके तवज्जो से उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, "मुज़न्नी, आर यू ऑल राइट?" "हाँ, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी।" ज़ैन के अचानक सवाल पर वो अच्छी खासी बौखला गई और गज़ाली आँखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी इस अदा पर ज़ैन मुस्कुरा कर रह गया। "कहो, ऐसी कौन-सी बात है कि जिसने तुम्हें इस कद्र परेशान कर रखा है?" "वो बात असल में ये है कि शाह विला में सहरिश की वजह से।" ओह माय गॉड मुज़न्नी, तुमने अब तक वो बात दिल से लगा रखी है। कम ऑन यार, उस रोज़ जब सैरिश से तुम ये कह कर आई थी कि तुम्हें ज़ैन नहीं चाहिए, तो यकीन मानो मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आया था। पागल लड़की, कोई गुस्से में अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार भी होता है भला? मुज़न्नी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे सच्चाई कैसे बताए, जबकि वो उसकी हिचकिचाहट को अपने ही मानी पहनाते हुए वज़ाहत कर रहा था। मुज़न्नी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाई है। वादा करो कि तुम मुझे अब कभी बिखरने नहीं दोगी। उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे वो न जाने क्या कह रहा था और मुज़न्नी हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखती रह गई। उसके अगले 2-3 दिन सख्त अज़ियत में गुज़रे। ज़ैन अब वापस लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था, मगर कितनी अजीब बात थी कि उसके वापस जाने का सुनकर मुज़न्नी की नींद उसकी आँखों से रूठ कर कहीं दूर जा सोई थी। उस रोज़ भी वो बेदिली से घर के कामों में मशगूल थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजा और मुज़न्नी का दिल जैसे गहरी पाताल में डूब कर रह गया। मग़रिब होने को आ रही थी, मगर ज़ैन का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं था। दादू मोहल्ले के किसी लड़के से ज़ैन का पता करने गई थी और अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनकर न जाने क्यों मुज़न्नी के दिल से बेसाख्ता ज़ैन की सलामती की दुआ निकली थी। कँपकँपाते हाथों से दरवाज़ा खोलकर जिस वक़्त उसने अपने सामने खड़े ज़ैन को देखा तो उसके हल्क से चीख निकल गई। सफ़ेद पट्टियों में बँधा उसका सर, बाजुओं से रिसता हुआ खून और पट्टी के सहारे संभला टूटा हुआ बाजू पल में उसके हवास मुअत्तल कर गए। "क्या हुआ आपको?" इस वक़्त ज़ैन ने जो परेशानी मुज़न्नी के चेहरे पर बिखरती देखी थी, वो उसे शाहविला में कभी किसी फ़र्द के चेहरे पर बिखरती नज़र नहीं आई थी। वो एक अजीब-सी खुशी महसूस करते हुए मुज़न्नी के गाल थपथपा कर बोला, "डोंट वरी यार, मामूली-सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए देर हो गई। तुम परेशान मत हो।" "मैं कैसे परेशान ना हूँ? आपने अपनी हालत देखी है? अगर आपको कुछ हो जाता तो?" मुज़न्नी खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक़्त उसका गला क्यों रुध गया था। क्यों उसे ये लगा था कि जैसे उसका दिल कट कर लहू-लहू हो गया हो। ताहम उसके अल्फाज पर ज़ैन ने धीमे से मुस्कुराकर उसके गालों को छुआ था। "मुज़न्नी, जब तक तुम्हारी मोहब्बत और दुआएँ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बच्चों की तरह मत बहलाएँ, अपना ख़्याल क्यों नहीं रखते? आपने क्यों खुद को हादसों की नज़र कर रखा है?" वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी उसके आँसू फिसल कर गालों पर लुढ़क आए थे, जबकि ज़ैन का हाथ उसने अपनी आँखों से लगा लिया था।
तुम इतनी मामूली सी बात पर अपने इतने कीमती आंसू बहा रही हो, अपने ज़ैन से इतना प्यार करती हो। वो अब अपनी तकलीफ भुलाए दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामे पुरशौक निगाहों से उसे देखते हुए गोया उस पर निसार हो रहा था। तो अचानक मुजन्नी को होश आया और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। आप अंदर आए, दादू अभी आपका ही पता करने गई हैं, आती होंगी। ज़ैन को सहारा देकर घर के अंदर लाते हुए उसने कहा, फिर अंदर कमरे में बिछी चारपाई पर लिटा दिया। थैंक यू मुजन्नी, आज मुझे अपने एक्सीडेंट की बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये देखा है कि अगर मुझे कोई चोट लगती तो कोई है जो दर्द को महसूस करता है, मेरी तकलीफ पर आंसू बहाता है, मेरा ख्याल रखता है। काश मुझे ये सब पहले मालूम होता तो मैं अब तक कोई अपने 20 एक्सीडेंट करा चुका होता। जैन के पुरमुसर्रत लहजे पर न जाने मुजन्नी को अचानक क्या हुआ कि वो उसके शाने से सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। अरे तुम्हें क्या हुआ मुजन्नी? अच्छा बाबा सॉरी, अब दोबारा ऐसे नहीं गाऊंगा। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आंसुओं भरी निगाहें उठाकर अगले ही पल उसने जैन से सवाल किया। हाँ कहो तो अमली मुजाहरा करके दिखाऊं? उसके आंसुओं से कतई नजर वो अपनी ही शोखी में मदहोश था, जिस पर मुजन्नी फिर से अपने आंसू साफ करती हुई बोली, तो फिर मुझसे वादा करें कि आइंदा आप अपना ख्याल रखेंगे, कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो ठीक है, वादा रहा कि आइंदा खुद को तुम्हारी अमानत समझकर अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि आइंदा ये खूबसूरत आंसू कतई फजूल नहीं बहाओगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगी। ठीक है। जैन के हुक्म पर वो आहिस्ता से इस बात में सर हिलाती हुई बोली तो तकिए के सहारे बैठे जैन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। 2 दिन मजीद पर लगाकर उड़ गए और इन 2 दिनों में मुजन्नी जैसे जैन पर निछावर हो गई थी। कभी उसका सर दबाती, कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, कभी उसके लिए यखनी और दलिया तैयार करती। वो गोया घनचक्कर बनी हुई थी। जैन इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स तस्वुर कर रहा था। मुजन्नी की बार बार ब्रेन वॉशिंग से उसका रवैया फातिमा बेगम और समिया बेगम से भी काफी हद तक ठीक हो गया था, क्योंकि अब अगर मुजन्नी शाहविला फोन करके वहां लाला के साथ दीगर अफराद से बात करती तो जैन भी उससे मोबाइल लेकर सबसे हेलो हाय कर लेता। लाला रुख, फरहान, एहसन सबके साथ उसका रवैया खासा दोस्ताना हो गया था। और बिलाशुबह ये सब अल्लाह की हिदायत के बाद मुजन्नी की मोहब्बत और कोशिशों का सिला था। जैन के जख्म अब किसी हद तक ठीक हो गए थे, ताहम दादू अब उसका एक पल के लिए भी एतबार नहीं करती थी। सारा दिन वो उसके पास बैठी न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती थी, जबकि मुजन्नी इन दिनों एक अजीब सी उलझन में फंसी दिखाई देती थी। दिल बेईमान हो गया, मगर वो लाला रुख के सामने छोटी पड़ना नहीं चाहती थी। सो जैन के जख्म मुंदमिल होने के बाद वो अब उससे कनी कतराने लगी थी। जैन उसे अपने बिस्तर पर लेटा आवाजें देता रह जाता था, मगर वो सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। हालांकि इन दिनों जैन बेहद खुश था। उसका बस नहीं चलता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं मुजन्नी और दादू के साथ गुजार दे, पलट कर कभी शाह विला ना जाए। मगर मुजन्नी अब एक अजीब सी पशेमानी में घिर कर रह गई थी। उसने कई बार जैन को सच्चाई बताने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं बता सकी। उस रोज दादू पड़ोस में किसी काम से गई तो कब से बेकरार जैन मुजन्नी के पास किचन में चला आया। मुजन्नी तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई हो? सुर्ख गिलाफी निगाहों में बेपनाह शिकायतें दम तोड़ रही थी, मगर मुजन्नी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। फॉर गॉड सेक मुजन्नी, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे अपनी हर खता की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ इस मोड़ पर लाकर मुझे बेमोल मत करो। देखो मुजन्नी, तुम मुझे भटका कर मोहब्बत की इन खारदार राहों पर लाई हो। तुमने मुझे हसीन ख्वाब दिखाने की जसारत की है। अब अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा मैं। वो पत्थर सा शख्स मोहब्बत की राहों में इतना आगे निकल जाएगा, उसका तो नटखट बेनयाज सी मुजन्नी अजहान को गुमान भी नहीं था। उसने जैन की निगाहों से छलकती इल्तिजा को नजरअंदाज करके अपने आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लिया था। उस लम्हे जैन ने उसे बड़ी हैरानगी से देखा था। फिर यकलखत ही उसके दिल में जाने क्या समाई कि उसने वहीं रसोई में पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाकर अपनी बाएं हाथ की नस काट डाली। अजीबो गरीब मोहब्बत के इस जुनूनी और जज्बाती मुजाहरे पर मुजन्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। जैन के बाजू से निकलता खून देखकर उसे यूं लगा गोया खुद उसके अपने जिस्म से जान निकल रही हो। ये क्या किया आपने? क्यों मजाक समझ रखा है अपनी जिंदगी को? लपक कर जैन का जख्मी बाजू थामते हुए वो बिलक बिलक कर रो दी थी। वो अजीब उदास लहजे में बोला, मजाक तो तुमने मेरा बना कर रख दिया है। न चैन से जीने देती हो, न सुकून से मरने देती हो। मुजन्नी अभी उससे मजीद कुछ कहती, मगर उसी पल दादू घर में दाखिल हुई तो उसकी जबान गोया गुंग हो गई। जैन के बाजू से बहता खून देखकर खुद दादू के हाथ पांव फूल गए। उन्हीं की कोशिश से जैन को फौरन करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब उसकी तबीयत संभली तो दादू के साथ मुजन्नी ने भी सुकून का सांस लिया। मोहब्बत.com के इस खेल में वो शदीद ख्वार होकर रह गई थी कि जिस रास्ते पर जैन की मोहब्बत ने उसे धकेला
अकेला था ये उसका रास्ता तो नहीं था, वो तो बेफिक्र आजाद हवाओं की पंछी थी। ये दुख, ये आंसू, ये बेकरारी भला उसकी जात का हिस्सा कहाँ थे? एक रोज जब दादू जैन के पास बैठी उससे माजी की बातें कर रही थी, उसने चुपके से कमरे में आकर लाला रुख को कॉल की, क्योंकि वो अब जैन को मजीद बेवकूफ बनाने या उसे नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लाला से हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद वो असल बात की तरफ आ गई। लाला, तुम्हारी हिदायत पर मैंने जैन के साथ मोहब्बत का जो खेल शुरू किया था, मैं अब उसे मजीद जारी नहीं रख सकती। क्यों? दूसरी तरफ लाला रुख यकीनन उसकी आंसुओं में डूबी आवाज सुनकर परेशान हुई थी। वो अपना जब्त जैसे खो बैठी। लाला, वो मुझसे बेहद प्यार करने लगा है, इतना प्यार कि मेरी जरा सी बेरुखी पर वो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं कर रहा। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकती, प्लीज उसे वापस बुला लो और उसे बता दो कि हमने उसे राह रास्त पर लाने के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाया था, उसके जज्बात के साथ मजाक किया था। प्लीज लाला, उसे ये सब बता दो। अपनी बात के इख्तिताम पर खुद फूट फूट कर रो दी। कुछ लम्हे कब्ल मुजन्नी के पीछे कमरे में आने वाला जैन गोया वहीं दहलीज पर साकित हो गया। कोई बम था जो उसके कुर्ब जवार में फटा था और उसके जात की धज्जियां उड़ गई थी। समातों ने यकदम जैसे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। उसके कदमों में इतनी भी सकत नहीं रही कि वो अपना बोझ सहारते हुए मजीद कुछ देर वहां खड़ा रहता। कितनी होशियारी से उसने दादू को अपने लिए फल लाने का कहकर मुजन्नी से उसके बदलते हुए रवैये की वजह जानने का मौका पैदा किया था, मगर मुजन्नी ने एक पल में उसे चारों शाने चित करके धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया था। जभी तो वो डरता था रिश्तों को आजमाने से, इसीलिए तो रवाबित बढ़ाने में झिझकता था। उसे यूं ही बेमोल होने से तो डर लगता था, मगर कितनी अजीब बात थी कि वो अपनी हर एहतियात के बावजूद एक बिल्कुल सीधी सादी बेजरर सी लड़की के हाथों बिलाखिर बेमोल होकर रह गया था, जबकि इधर मुजन्नी के आंसू सिसकियों में ढल चुके थे। फिर यूं ही सिसकियां भरते जब उसने पलटकर कमरे की दहलीज पर जख्म जख्म जैन को खड़ा देखा, तो उसके रहे सहे हवास भी मुअत्तल हो गए। खून आलूद निगाहों में अपने पाकीज़ा जज्बों की धूल समेटे वो ज़ब्त की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा मुज़न्नी की तरफ देख रहा था। वो लपक कर उसकी सिमत बढ़ी थी। ज़ैन, तुम यहाँ? न जाने वो क्या कहना चाहती थी कि उसी पल साकित खड़े ज़ैन के जिस्म में हरकत हुई और उसने रोती मुज़न्नी अज़हान के रुखसार पैर दर पैर थप्पड़ों से सुर्ख कर डाले। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूरी दुनिया में बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था। बोलो, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरी जात को बीच चौराहे पर तमाशा बना डाला? क्यों खेला मेरे जज्बात के साथ? क्यों झूठे ख्वाब दिखाकर मेरी आंखों से ही नोच डाले? मैंने तो तुम्हें एक सीधी सादी लड़की समझा था, मगर तुमने तो मेरे पुरखुलूस प्यार को ही मसनूई बना डाला। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे वो आंसू, मेरे दर्द पर तुम्हारे चेहरे से छलकती परेशानी, बेदर्द लड़की, वो सब क्या था? कैसे सीख लिया तुमने नाटक में इतना रियल प्ले करना कि मेरे जैसा बेही शख्स भी तुम्हारे दांव में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठा? शदीद गुस्से के आलम में दहाड़ते हुए भी वो अपने नाफरमान आंसुओं को बिखरने से रोक नहीं पाया था। फिर इससे पहले कि मुजन्नी अपने अल्फाज की वजाहत करती, वो तेजी से पलटा और वापसी के लिए अपने बैग में अपनी चीजें रखने लगा। जैन, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुजन्नी के हाथ पांव फौरन ठंडे हो गए, मगर जैन ने उसके आंसुओं की तरफ नहीं देखा। बैग की जिप बंद करके उसे बाएं कंधे पर लटकाते हुए बोला, मुजन्नी, अब कहने सुनने को मजीद बाकी क्या रह गया है? तुमने सब कुछ तो कह डाला, अब मेरी और कितनी तजहीक करोगी? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम पर एतबार किया है, मगर तुमने तो मुझसे मेरी जात का गुरूर ही छीन लिया। वक्त रुखसत वो रो रहा था और इधर मुजन्नी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला। जिंदगी ने बहुत बेदर्दी के साथ अपना ढब बदला था। ज़ैन, उसकी ज़िंदगी से क्या गया? मुज़न्नी को लगा गोया उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया हो। माह शाबान चल रहा था, मगर उसे न किसी महीने की हुर्मत का कोई ध्यान रहा था, न अपनी ज़ात का। दादू, जो ज़ैन के चुपचाप चले जाने पर पहले उससे शदीद ख़फ़ा हुई थी और उसे बहुत डाँटा भी था, अब उसके यूँ एकदम से गुमसुम हो जाने पर अपना दिल थाम कर रह गई थी। वो जो हमवक़्त अपनी शरारतों से उनकी नाक में दम किए रखती थी, अब वो शोखियाँ और शरारतें तो दूर, उसने हँसना मुस्कुराना ही तर्क कर दिया था। उस रोज बड़े दिनों के बाद बंटी उससे मिलने के लिए आया तो कमजोर कमजोर सी मैले कपड़ों में मलबूस मुजन्नी को देखकर ठिठक गया। फिर लाख उसे मुजन्नी से उसकी उदासी की वजह दरियाफ्त की, मगर मुजन्नी का एक ही जवाब था, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस पेपर्स की फिक्र है। अरे, पेपरों की इतनी फिक्र है कि तुम अपना ख्याल रखने से भी गई? तुम्हारा वो शहरी उस्ताद क्या घास चरा कर गया है तुम्हें? छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि फजलू बाबा के बाग में बड़े बड़े कीनू लगे हैं। फिर वो तुम्हें याद भी कर रहे थे, कह रहे थे कि मुजन्नी बेटी कई दिनों से नजर नहीं आई।
कहीं गई हुई है क्या? मैंने कहा नहीं चाचा, वो खूबसूरत परी आजकल एक देव की कैद में है, जिसने उसकी आज़ादी छीन कर उसे आगे पढ़ने पर लगा दिया है। ईमान से मुज़न्नी, फजलू बाबा ये सुनकर बड़े खुश हुए। कहने लगे मुज़न्नी बेटी से कहना 1-2 रोज़ में बाग का चक्कर लगाए। इस बार मैं उसे अपने बाग से कीनू और अमरूद तोहफ़तन दूँगा। देख लो अपनी आज़ादी और मौज-मस्ती के सभी दुश्मन हैं। बंटी के कहने पर उसने मुस्कुराकर एक धमुका उसकी पीठ पर जड़ा, फिर उससे जल्द ही बाग में आने का वादा करके दादू की सदा पर उठ गई। माह शाबान की पुरनूर बरकतों के बाद अब माह रमजान की आमद थी, मगर न जाने मुजन्नी को क्या हुआ था कि इस बार उसे ईद की बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। इससे कबल हर ईद पर दादू उसका नया जोड़ा सिलवाती, चूड़ियां पहनाती और चांद रात में उसके बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों से मेहंदी लगाती। फिर ईद की सुबह वो सज संवर कर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती और उनमें से अक्सर के घरों से मजे मजे के पकवान खाते हुए खूब लुत्फ समेटती। मगर अब तो वो मजन्नी कहीं खो ही गई थी। चुपचाप संजीदगी से घर का सारा काम खुद करती। वो गुमसुम सी लड़की मुजन्नी अजहान तो नहीं थी। दादू पहले उसकी शरारतों से खाइफ रहा करती थी और अब उसे खुद ही कहती थी, मुजन्नी मेरी बच्ची थोड़ा हंसा खेला कर, तेरी शरारतों से ही तो इस घर की रौनक है बेटी। मगर वो हर बार बस धीमे से मुस्कुरा कर ये सोचती रह जाती, कैसे हंसू खेलू दादू, अपना तो दिल ही बुझ गया है। उसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, मगर इस बार जब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया तो उसके कदम खुद ब खुद सहन में लगे हैंडपंप की जानिब उठ गए। और फिर जब उसने वजू करके दादू से पूछ पूछ कर नमाज अदा की तो दादू खुशी से निहाल हुई। मुजन्नी को अल्लाह से राब्ता कायम करके बड़ा सुकून मिला था और वो इन दिनों में शिद्दत से लाला से राब्ता करना चाहती थी। मगर अफसोस कि लाला का मोबाइल तो जैन उसी रोज तोड़ चुका था जब मुजन्नी ने लाला से अपनी मोहब्बत का खेल खत्म करने की बात की थी। हर नमाज के बाद जब उसके हाथ दुआ के लिए उठते तो हजार आंसुओं के साथ लाला और जैन की सलामती और खुशियों के लिए हजार दुआएं उसके दिल से निकलती थी। वो चाहती तो जैन का हाथ थाम कर राज कर सकती थी, मगर यही तो मुसीबत थी कि वो जैन से शदीद मोहब्बत के बावजूद ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस शाहविला से कभी उसके पापा को बेइज्जत करके निकाला गया था, वो उस शाहविला में जिंदगी बसर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जभी तो उसने प्यार का रोग गले लगा लिया था। खैर, उम्मत मुस्लिमा पर हमेशा की तरह अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें निछावर करता माह रमजान आया तो हर गली कूचे में जैसे खुशियों की बहार आ गई। अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखने वाले मुसलमानों के चेहरे नमाज़ पंजेगाना की अदायगियों से जगमगा उठे। सहरी के वक़्त दूर मस्जिदों में गूंजती पुरकैफ नातों की आवाज़ और इफ्तारी के वक़्त भाँत-भाँत के खुशबूदार पकवानों की खुशबू दिल और रूह को एक अजीब-सा कैफ़ बख्शने लगी। ये मुक़द्दस और प्यारा महीना कब गुज़र गया, ज़िंदगी में पहली बार मुज़न्नी को एहसास तक न हो सका और हर तरफ चाँद रात में चाँद नज़र आने का शोर सुनाई देने लगा। तब अपने मुरझाए दिल को बमुश्किल संभाले वो ऊपर छत पर आई तो दूर आसमान पर चांद की हल्की सी छवि देखकर बेसाख्ताई उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह सोने, तू कहता है ना कि मुझसे मोहब्बत कर, मैं अता करूंगा तुझे वो जिसमें तेरी खुशी है, तो फिर लौटा दे मुझे मेरी खुशी। बना दे उस शख्स को मेरा जिसकी मोहब्बत का एहसास तूने मेरे दिल में जगाया है। तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस प्यारे महीने के तकद्दुस का वास्ता मेरे दिल को भी बामुराद करे। मेरे लिए भी हमेशा की तरह इस ईद को खुशियों का गहवारा बना दे। बाकायदा दुआ के लिए हाथ उठाए वो मुकम्मल इन्हिमाक से अपने पाक परवरदिगार के हुज़ूर सरापा इल्तिजा बनी खड़ी थी कि किसी ने चुपके से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। तब गुमसुम सी मुज़न्नी ने शौक की सी कैफियत में नौवारिद के हाथ हटाकर पीछे देखा तो अपने पीछे हंसती मुस्कुराती लाला रुख को देखकर हैरान रह गई। तुम कब आई? अपने सर्द हाथों में उसके हाथ थामे मुज़न्नी की समझ में नहीं आ रहा कि वो इस पल को क्या कहे। जी जनाब, जब आप पूरे खुशू व खुज़ू से खुदा के हुज़ूर दुआ माँग रही थी, तो मैं चुपके से आपके पीछे चली आई। वैसे मैं अकेली नहीं आई, समिया दादू, फातिमा आंटी, कैसर ताया, फरहान, हमना आपी सब आए हैं। लेकिन क्यों? लाला रुख के खनकते लहजे पर उसने धड़कते दिल से पूछा था, तो वो हल्का-सा कहकहा लगाती हुई बोली, "अरे भई, बड़ी माँ ने शाहविला फ़ोन करके हमसे कहा कि मुज़न्नी अकेली है और बेहद उदास रहती है, तो हमने सोचा कि चलो इस बार ये ईद ज़रा मुज़न्नी बीबी के साथ मना लें। खैर तुम्हें खुशी नहीं हुई?" लाला रुख के पूछने की देर थी, वो उससे लिपट कर फूट-फूट कर रोती। फिर उसे अपना तमाम हाल सुनाया तो वो उसके आँसू पोंछती हुई बोली, "बेवकूफ़ लड़की, मैं तो पहले ही जान गई थी कि ज़ैन भाई अपना काम दिखा चुके हैं, मगर तुम्हारे इनकार से ख़ाइफ़ थी। फिर जब ज़ैन भैया यहाँ से शाहविला वापस गए तो बहुत डिस्टर्ब थे। ऐसे में फ़ातिमा आंटी ने हौसला दिखाया और आगे बढ़कर ज़ैन भैया को समेट लिया। तो वो उनके सीने से लगकर खूब रोए और उन्हें अपने दिल की कहानी सुनाई तो फ़ातिमा आंटी ने उन्हें तसल्ली दी और ये वादा किया कि तुम ही
जैन भैया की दुल्हन बनोगी। फातिमा आंटी ने ही कैसर ताया को एतमाद में लेकर समिया दादू से चुपके चुपके तुम्हारे और जैन भैया के ब्याह की बात की, जिसकी भनक आसिया दादू और सहरिश को पड़ी तो उन्होंने पूरे शाहविला में तूफान उठा दिया। सोने पे सुहागा जैन भैया ने भी सबसे साफ कह दिया कि वो तुम्हारे अलावा जिंदगी भर किसी और लड़की से शादी नहीं करेंगे। फातिमा आंटी भी सबके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई कि शाहविला में अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगी। लिहाजा शहरिश ने बहुत ड्रामे किए, जान से गुजर जाने की धमकी तक दे डाली, लेकिन जैन भैया ने परों पर पानी तक नहीं पड़ने दिया। सो मजबूरन वो अपने बॉस से चक्कर चलाकर फिर उसी के साथ निकाह करके शाहविला से रुखसत हो गई। और आसिया दादू भी हम सबसे खफगी का इजहार करते हुए अपनी नवासी के साथ हमेशा के लिए शाहविला से निकल गई। अब उनके जाने के बाद जैन भैया ने ये मुतालबा किया कि तुम्हारा भी शाहविला पर उतना ही हक है जितना खुद जैन भैया का या हम सबका। आसिया दादू को शर्मिंदगी हुई और फिर इससे पहले कि बात मजीद आगे बढ़ती, बड़ी माँ ने शाहविला फोन करके जैन भैया के आगे तुम्हारे दिल का पोल खोल दिया। और देख लो मेरा भाई, बड़ी माँ का फोन सुनते ही अपनी पूरी पलटून लेकर तुम्हारे दौलत कदे पर चला आया। अब तुम बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं। लाला रुख की मारिफत, शाहविला और जैन के प्यार की कहानी सुनकर उसका दिल खुशी से धड़क उठा। पल दो पल में मुरझाए हुए खूबसूरत चेहरे पर खुशी के गुलाल खिल उठे, तो वो मुसर्रत से बेहाल होकर लाला रुख से लिपट गई। लाला, तुम्हारा भाई बड़ा बेईमान है, उसने मुझे बहुत रुलाया है। अच्छा, और तुमने जो वक्तन फवक्तन मुझे सताया है, उसका हिसाब कौन देगा? अचानक जैन के शोक लहजे पर मुजन्नी और लाला रुख दोनों ने हैरानगी से पीछे पलट कर देखा तो सामने ही वो ग्रे कुर्ते शलवार में मलबूस, दोनों बाजू सीने पर बांधे, अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खासी दिलचस्प निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। लो आ गया तुम्हारा मुजरिम, निमट लो। लाला रुख आहिस्ता से उसके कानों में सरगोशी करती खिलखिलाती हुई नीचे भाग गई, तो जैन दो कदम मजीद बढ़ाकर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम लाला से? उसे कंफ्यूज पाकर वो कदरे शोक हुआ था जब मुजन्नी ने घबरा कर जवाब दिया। वो मैं कह रही थी ईद मुबारक। पल में यही लब पर आया तो जैन उसके बेसाख्तगी पर खिलखिला उठा। सेम टू यू, लेकिन जितना तुमने मुझे बेकल किया उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। शोक लहजे में कहने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मुजन्नी को अपनी बाहों में भर लिया, तो वो महज उसके मजबूत गिरफ्त में मचल कर रह गई। चलो अब बताओ मुझसे, मेरी जात, मेरा पास, मेरा कमरा, मेरा हर दुख शेयर करोगी? हया के बार से मुजन्नी की पलकें झुकी जा रही थी, मगर फिर भी उसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। और मेरी इजाजत के बगैर लॉन से फूल तोड़ोगी? मेरी मोहब्बत को खेल समझोगी? मुजन्नी एक मर्तबा फिर इस बात में सर हिलाने लगी थी, मगर अचानक ही उसने गड़बड़ाकर नफी में सर हिलाया तो जैन फिर से खिलखिला उठा। बेवकूफ लड़की, भला मोहब्बत भी कभी खेल होती है जो तुमने बगैर सोचे समझे अपना और मेरा दिल दांव पर लगा दिया? वो अब उसे सरजनिश कर रहा था, जबकि उसके वजूद से उठती दिल फरेब परफ्यूम की मुअत्तर खुशबू में मदहोश होती हुई वो अपने साबका लहजे में बोली, मैंने तो आपका भला सोचा था, मगर बदले में अपना नुकसान कर बैठी। अच्छी भली आजादी भी गई और घर का काम मुफ्त में गले पड़ गया, और जो इतने आंसू बहाए वो अलग। अब मैंने आपसे शादी के बाद कोई बीए नहीं करना। हाँ, उसके शिकायती लहजे पर पड़ने वाला जैन का कहकहा कतई बेसाख्ता था। तभी वो अपने होठों से उसके कानों की सुर्ख लौं को आहिस्तगी से छूते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम ब्याह तो करो, फिर बीए मैं खुद ही करवा लूंगा। अपनी बात के इख्तिताम पर जैन ने खुद ही कहकहा लगाया था, जबकि उसी पल नीचे गली में ईद मुबारक का शोर उठा तो मुजन्नी ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपने प्यारे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हुई अपने साजन के हमरा चलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई, कि अब उसे भरपूर खुशी के साथ अपने अजीजों और अपने साजन के संग ईद की प्यारी खुशियों को दिल से खुशामदीद कहना था। खत्म शुद्ध।